का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में, जहां पर भारतीय बाजार हाईस पर ही कारोबार दिखा रहे हैं। 22,500 पर एकदम स्थिर मार्केट आपको दिखाई देगा। निफ्टी बैंक का पार्टिसिपेशन कम है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में जोश कायम। तो एक लॉन्ग वीकेंड से पहले क्या होगी आपकी आज क्लोजिंग रणनीति, उस पर करेंगे बातचीत। पहले हेडलाइंस। निफ्टी और सेंसेक्स में नया शिखर बनने के बाद बाजार में हल्का कंसोलिडेशन, लेकिन निफ्टी 22,500 के ऊपर कायम। आधे % की तेजी के साथ आउट परफॉर्म कर रहा है मिड कैप इंडेक्स। आज निफ्टी मेटल में 2% का उछाल, निफ्टी बैंक में 0.25% की कमजोरी। भारतीय एयरटेल में सिंगटेल ने बेची 0.8% हिस्सेदारी। 5850 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। यूएस इन्वेस्टमेंट कंपनी GQG पार्टनर्स ने खरीदा पूरा हिस्सा। अब भी सिंगटेल की कंपनी में 29% हिस्सेदारी। और आज शाम 4 बजे होगी कैबिनेट और CCEA की बैठक। AI मिशन के 10,000 करोड़ के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। वहीं भीम UPI के लिए बड़ा ऐलान संभव। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA और उज्ज्वला LPG सब्सिडी योजना को 1 साल बढ़ाने का फैसला ले सकती है सरकार। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल और 3 व्हीलर व्हीकल्स को बिग बूस्ट। सरकार ने फेम 2 की अवधि 4 महीने के लिए बढ़ाई। 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया। अब जुलाई अंत में खत्म होगी पॉलिसी। और एनिमल फीड बनाने वाली मुक्का प्रोटीन की दमदार लिस्टिंग। 28 रुपए की प्राइस बैंड वाला स्टॉक का 42% ऊपर कर रहा है कारोबार। बाजार के दौरान CNBC आवाज की बादशाहत कायम। मार्केट आवर्स में करीब 62% हिस्सा CNBC आवाज का। दर्शकों का भरोसा बनाए रखने के लिए और विश्वास रखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। संघर्ष से कोई सही चीजें हम निकलती नहीं। संघर्ष आखिरी की बात है। तो समाधान और बैठ के सलाह मशूर करे, सहयोग से सहकार से काम हो तो बहुत अच्छा है। श्री रविशंकर चाहते हैं कि काशी मथुरा का बातचीत से निकले समाधान। CNBC आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में इन्होंने कहा मध्यस्थता करने के लिए वो है तैयार। मोदी जी के नेतृत्व में देश हुआ मजबूत, अभी दुनिया सुनती है भारत की बात। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा और भारतीय बाजारों में कमाई के मौके में कमी बिल्कुल नहीं है। एक और दिन जहां पर मोमेंटस ट्रेड बनता दिखाई दिया है। बीच में ऐसे लगा था कि मार्केट थोड़ा सा हाथ दे देगा, हथियार डालेगा, क्योंकि 2 ऐसे अटेम्प्ट्स थे बाजार को नीचे खींचने के। दोनों अटेम्प्ट्स, ध्यान रखिएगा, फेल हुए हैं और मार्केट इस समय फिर अपनी ऊंचाई पर ही कारोबार करता हुआ। इनफैक्ट आज देखिए 22,525 तक का उच्चतम स्तर छुआ। इस समय 22,511 के आसपास, तो हाई से हम काफी करीब हैं। ये तेजी दरअसल क्लियरली सेंसेक्स में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। साथ ही साथ मिड कैप्स का आज पार्टिसिपेशन है। निफ्टी बैंक कल के अफलातून तेजी के बाद आज थोड़ा सा संभल कर ट्रेड कर रहा है। क्रेजी मूव्स नहीं है, हल्की सी गिरावट पर ही ट्रेड बनता दिखाई दिया है। तो आज की क्लोजिंग क्या कहेगी और आपने क्या ट्रेड लेना है, खास तौर से जब हम एक लॉन्ग वीकेंड में जा रहे हैं। याद रखिएगा कल और बाजार बंद रहेंगे, फिर 2 दिन सैटरडे संडे के लिए मार्केट्स बंद होंगे। ऐसे में आज अमेरिकी मार्केट्स में क्या होता है, कल ग्लोबल मार्केट्स में क्या होता है, सबको हमें पहचानने के लिए आना होगा सोमवार को। तो कैसे करें अपने आप को पोजीशन इस लास्ट आवर ऑफ ट्रेड के लिए, वो पहले समझ लेते हैं। वीरू, एक और सत्र जहां पर पूरा जोश और 22,500 पर अब हमने झंडा गाड़ दिया है। हर्षदा, पहले तो एक कमेंट, ITC इज गोइंग टू बी द स्टॉक ऑफ दिस क्लोजिंग। अभी मैंने 410 पे इसके डेटा को एनालाइज किया। जो OI एडिशंस हो रहे हैं यहाँ पे, जो ऑप्शंस की एक्टिविटी है, जो 410 की पुट बिकी है, अभी मेरी बात, मैं स्टैट्स देखा था 410 पे 414 हो गया स्टॉक। और ITC हर्षदा मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इंडेक्स के लिए एक वेटेज है। अमूमन रिलायंस, ICICI बैंक और ITC ये एक अहम निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
आईटीसी टच कर रहा है 25 जनवरी के बाद फर्स्ट टाइम अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 36 लाख शेयर ओपनर्स जुड़े हैं। मैंने इसका जिक्र इसलिए करा क्योंकि मेरे निफ्टी के ट्रेड सेटअप के लिए यही इंपॉर्टेंस है। हर्षदा, मेरी क्लियर अप्रोच थी सुबह सुबह कि हमें एक डिप मिलेगा। पहले वो बात हुई थी कि 388 तक का डिप मिलेगा, लेकिन बाद में जब मैंने स्टैट्स देखे वो पोस्ट ओपनिंग 22,400 की स्ट्राइक पे पुट राइटिंग थी और उसको देख के मैंने थोड़ी सी टिप्पणी की थी कि एनी डिप टुवर्ड्स निफ्टी इन निफ्टी टुवर्ड्स 22420 22,420 तक का कोई भी डिप आपको लेने के लिए अच्छा होगा। और आप देखिए एग्जैक्टली निफ्टी का डिप वहीं तक था 228 तक का। वो डिप आया जब आपने और मैंने 10 बजे का कार्यक्रम अंत किया उसके बाद। हर्षदा, मेरे ख्याल से अगर आपके पास थोड़ा भी रिस्क लेने की क्षमता है, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप निफ्टी पर बैंक पर लॉन्ग कैरी करें, बट जहाँ तक निफ्टी का सवाल है एज पर द सेटअप शायद ये आपको आज क्लोजिंग में इतना मूव ना दे, बट मेरे को लगता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय है निफ्टी में इस वक्त भी। और मेरे ख्याल से इस वक्त निफ्टी पंच करना चाहिए, लेना चाहिए। थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा आपको, वैल्यू एट रिस्क थोड़ी रखनी पड़ेगी, बट जहाँ आज का CNBC आवाज़ का जो सुबह पॉइंट था इट वॉज 22523, स्क्रीन पे लिखा आइएगा लेवल, क्लियरली मेंशन था कि जनाब जब तक ये नहीं निकलेगा आप फॉर दिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी आप कॉलाइटर के जोन को नहीं बाइसेक्ट कर पाएंगे, नहीं क्रॉस कर पाएंगे। और आप देखिए आपकी स्क्रीन पे आज का मॉर्निंग का हाई वही है 22,523, अब तक नहीं निकला है, चार्ट्स पे आ रहा है। हर्षद, मैं इस वक्त निफ्टी को वकालत करूंगा, आपको लॉन्ग करना है और थोड़ा सा रिस्क रखना पड़ेगा, पर ये मत याद रखिएगा कि आपको इस क्लोजिंग में उस रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है, उस स्विंग की एक्सपेक्टेशन, क्योंकि डेटा जो मेरे फेवर में है वो नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट का है। आपके स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस के सेट्स आएंगे हर्षदा। 22,300 पे 22,400 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। मेरा डाउन साइड मेरे को दिखाई दे रहा है करीब 388 422 तक का, बट अप साइड मेरे को ठीक ठाक लग रहा है। तो मैं एज ऑफ नाउ निफ्टी पर कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव हूँ आपकी स्क्रीन पे, क्योंकि इसकी लिमिटेशन है डे की। 3.5 करोड़ शेयर खड़े हैं 22,500 पे, 22,450 की पुट में 3.25, 22,400 पे लगभग 2 करोड़ 60 लाख। तो मैं लॉन्ग कैरी भी करने को कहूँगा और लॉन्ग करने को कहूँगा निफ्टी इस वक्त। हर्षदा, ओके, ये राय तो निफ्टी पर है कि लॉन्ग कैरी करने की हिम्मत करनी चाहिए। निफ्टी बैंक वीरू कल तो बड़ा जोश में था, आज थोड़ा सा हल्का हुआ है। हर्षदा, क्लियरली इसने कल आखिरी के 1 घंटे में कह दिया था कि जनाब जितना करना था मैंने आज के लिए कर दिया। आज सुबह मेरी क्लियर कट अप्रोच थी कि निफ्टी बैंक नहीं चलेगा आज एज ऑफ नाउ, क्योंकि स्टैट्स कह रहे थे। हर्षदा, इतने स्ट्रॉन्ग मूव के बावजूद 48,000 और 48,200 के कॉलाइटर कॉल बेच के गए थे। उनको लग रहा था क्लियरली कि शायद ये दिन बिलोंग ना करे बैंक निफ्टी को। और आप देखिए मैंने अपनी सुबह की मॉर्निंग अप्रोच में क्लियरली कहा था कि बैंक निफ्टी एक बाय ट्रेड तभी बनेगा या तो आपको ये एक मिले बाय जोन में, बेस वन लेके आइएगा। बाय जोन क्या था? वो था 47,820 और करीब करीब 47,630 की ट्रैजेक्टरी, यही लीजिएगा। और अगर आपके पास है तो रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग व्यू हर्षदा मेरा निफ्टी पर है इन कंपैरिजन टू निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक अब तब चलेगा हर्षदा जब ये 48,200 की स्ट्राइक यानी 48,210 के जोन को एटलीस्ट काट के एक बार सस्टेन करने लगे, तब कोई व्यू लेंगे। टिल द टाइम झुकाव मेरा निफ्टी पर है इन कंपैरिजन टू निफ्टी बैंक। हर्षदा, ओके, तो ये फिलहाल निफ्टी बैंक की रणनीति। निफ्टी में पूरे चांसेस है यहाँ से अब बड़ा मूव दिखाने के, भले ये निफ्टी बैंक अपना और टाइम ले, हालांकि कल का मूव अच्छा खासा बड़ा था। चलिए आपके लिए वो स्टॉक्स लेकर आते हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन आज देखने को मिला है। ट्रेंडिंग काउंटर्स में तेजी वाली साइड पहले नजरें रहेंगी क्योंकि मोमेंटम अच्छा खासा स्टॉक्स में बनता दिखाई दिया है। बजाज ऑटो के लिए आज एक बेहतर दिन साबित होता हुआ 3% ऊपर। वो फेम 2 वाली पॉलिसी जो है एक्सटेंशन मिलने वाला है, उसका फायदा यहाँ पर बजाज ऑटो को मिलेगा। JSW स्टील जैसे काउंटर्स मेटल पैक में अच्छी खासी तेजी। और आज का दिन एक बार फिर टाटा ग्रुप के नाम है। टाटा ग्रुप में इतना एक्शन क्यों है, इस पर आगे बातचीत होगी। तो टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर तेजी की तरफ। मिड कैप साइड में आपको दिखाई देगा टाटा केमिकल और फिर टाटा पावर।
चोला इन्वेस्टमेंट में आज बड़े दिनों बाद इस तरह का मूव देखने को मिला है। 6% की तेजी, थोड़ा सा एक्शन कल दोपहर में आ रहा था, लेकिन आज वो बड़ा मूव है स्क्रीन पर। और हाल में भी हम देख रहे हैं 2.5% तक का इजाफा। हालांकि आज के दिन कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर मंदी हुई है। M&M 4% नीचे, क्योंकि यहाँ पर ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि सुबह में एक ब्लॉक हुआ जहां पर प्रूडेंशियल मीडिया सर्विसेज जो प्रोमोटर एंटिटी है उन्होंने कुछ हिस्सेदारी बेची है। उसके बाद स्टॉक 4% नीचे। अपोलो टायर 3.5% के नुकसान पर। रिलायंस का आज साथ नहीं है और ना ही BPCL आज तेजी का हिस्सा बना है। ऐसा ही हाल मुथूट फाइनेंस का है। संवर्धन मेडिसिन, एम्फेसिस, एल्केम लैब्स, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर हम देख रहे हैं हल्की हल्की मुनाफा वसूली के साथ कारोबार बनता दिखाई दिया है। तो ये है इनफैक्ट अब तक के गेनर्स और लूजर्स। इनमें से कुछ स्टॉक्स की आगे डिटेल में चर्चा भी होगी। इस बीच कमर्शियल व्हीकल के दाम करीब करीब 2% टाटा मोटर्स बढ़ाने वाला है या बढ़ा दिए हैं। ये फिलहाल अपडेट आता हुआ स्क्रीन पर और वो स्टॉक 1.5% ऊपर आपके लिए। परसों ही वो खबर आई थी कि कंपनी अपने CV और PV बिजनेस को अलग अलग करने वाली है और अभी एडिशनल अपडेट आता हुआ CV बिजनेस के लिए इन्होंने प्राइसेस करीब 2% तक बढ़ा दी है। अब हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ से आगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। चोला सिक्योरिटीज के धर्मेश कांत आपको बताएंगे फंडामेंटल तस्वीर। टेक्निकल कॉल्स के लिए मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, शिल्पा रावत, कविता जैन और रुचित जैन के साथ सुदीप शाह हमारा साथ देंगे। 2:20 पर टाटा सन्स की IPO की तैयारी हो रही है और ऐसे में पूरे टाटा ग्रुप में रौनक छाई हुई है। किस तरह की वैल्यू अनलॉक होगी ये सुमित बताएंगे। यही नहीं, आज हम 2:30 पर मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। हमारा साथ देने वाली है अमीरा शाह। 2:35 पर एयरटेल में जो अब नया नाम जुड़ा है खरीदारों में GQG, उस पर भी फोकस रहेगा। मार्केट बिग वॉइस में कैपिटल माइंड के फाउंडर और CEO दीपक शनॉय से होगी चर्चा। फिर 3 बजे यतिन से डीलिंग रूम का जायजा। उसके बाद BTST ट्रेड्स, STBT ट्रेड्स पर नजरें रहेंगी। लक्ष्मण जी बताएंगे कि कैबिनेट की बैठक में से क्या निकल कर आ सकता है। ये सब होगा कार्यक्रम में आगे और ऑफ कोर्स क्लोज की तरफ भी बढ़ेंगे। ओके, तो आपने क्रम हर्षता से जाना पूरा का पूरा। और आज कल महिला दिवस है, उसके उपलक्ष्य में एक काम करते हैं, तो पूरे इस पैनल में जितनी भी महिलाएं हैं उनका स्वागत करते हैं। हर्षता आपका भी स्वागत है, कविता जी आपका भी स्वागत है, शिल्पा जी आपका भी स्वागत है। लेट्स बिगिन विद शिल्पा। कविता जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? Thank you, Viru ji. Thank you so much. And happy Women's Day to Hajda ji and happy Women's Day to all the viewers. जियो वेल ट्रेड सेटअप को अगर अभी एज ऑफ नाउ देखें तो आज सुबह से टाटा ग्रुप में हरियाली छाई हुई है। तो मुझे लग रहा है यहीं पर मेटल्स में आज मॉर्निंग में एक अच्छी तेजी थी। टाटा स्टील इज अबाउट टू गिव ब्रेकआउट 158 के लेवल पर है। वंस ये 159 के लेवल को क्रॉस करता है, मुझे लगता है यहाँ एक अच्छे मूव बनते हुए दिखेंगे। 164, 166 के प्राइस टारगेट के लिए आप टाटा स्टील पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 154। ओके, तो 154 का स्टॉप लॉस और टाटा स्टील में तेजी वाला ट्रेड ये कविता जी ने दिया है। शिल्पा जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। मुझे लगता है यहाँ पे SBI लाइफ पे ध्यान देना चाहिए। SBI लाइफ ट्रेड कर अराउंड 1514 फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस 1498 का रखी है और यहाँ पे मुझे लगता है 1550 से लेके 1565 के लेवल्स आएंगे। SBI लाइफ 1513 पे, ये मार्च फ्यूचर्स है। ओके, आपका लॉन्ग है। मानस आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड देखिए PVR पे है। PVR पे खरीदारी करने की राय रहेगी वीरेंद्र जी। एक बड़ा क्रैक देखने को मिला था। अब 1350 के आसपास स्टॉक ने बेस बनाया है, काफी समय दिया है और आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, प्राइस ब्रेकआउट 1415 के ऊपर। तो आई थिंक यहाँ पर एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो PVR में खरीदारी करेंगे 1399 के स्टॉप लॉस से। 1460 1460 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। 1420 का कॉल ऑप्शन जो 48 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी की जा सकती है। इस ऑप्शन में आप 39 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और 70 रुपीज के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, तो 70 के टारगेट के लिए PVR आइनॉक्स में एक ट्रेड क्लियरली बन रहा है। 1420 का कॉल आपको लेना है, ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में।
इसी तभी वो जाएगा 70 तक, और वरना अगर आप सीधा फ्यूचर्स में ले रहे हैं तो 1460 आपके लिए टारगेट के तौर पर काम करेगा। रुचित, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून अर्शदा जी, वेरी गुड आफ्टरनून पेगम। एलएनटी में खरीदारी की सलाह रहेगी। लार्सन टूरो बेसिकली हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर जो है वो कंटिन्यू रह रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि अप ट्रेंड आगे और कंटिन्यू हो सकता है। ऑप्शंस के डेटा में भी देखेंगे आज कुछ इन द मनी के कॉल ऑप्शंस में अनवाइंडिंग हुई है, जो कॉल राइटर्स है उनकी पोजीशंस अनवाइंड हुई है। सो हमें लग रहा है कि एक मोमेंटम है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करें 3640 के स्टॉप लॉस रख के, और 3880 के अराउंड के टारगेट से स्टॉक में हम पोजीशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, एलएनटी आपके कॉल्स में शामिल है, 3692 पर ये बाय है। अब धर्मेश से एक व्यू लेते हैं। टेक्निकल्स कॉल यहाँ पे 4 पूरी हुई हैं। कविता जी का टाटा स्टील, शिल्पा जी का एसबीआई लाइफ, मानस का पीवीआर और रुचित का 3693 पे यहाँ पर एलएनटी। एक काम करते हैं, पहले सुदीप का ट्रेड भी लेते हैं। सुदीप, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरू जी गुड आफ्टरनून। मेरा ट्रेड रहेगा टाटा पावर पर। टाटा पावर पर आज हमने देखा है कि एक बड़ा सा ब्रेकआउट आया है, और प्रीवियस जो स्विंग हाई था फरवरी 4 का 413 का स्टॉक अब उसके ऊपर भी सस्टेन कर रहा है, और वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट है यहाँ पे, और डेली वीकली मंथली सभी टाइम फ्रेम पे स्टॉक तेज है और अच्छा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 422-23 के आसपास टाटा पावर को बाई किया जा सकता है 415 के स्टॉप लॉस के साथ, और हायर लेवल्स पे 438 से 445 के टारगेट्स मुझे लग रहा है टाटा पावर पे हम आने वाले 2-3 सेशंस में देख पाएंगे। ओके, टाटा पावर ये हो गई जनाब सारी की सारी कॉल्स। अब चलते हैं फंडामेंटल कॉल्स की तरफ। धर्मेश, गुड आफ्टरनून। एक्सटेंडेड वीकेंड, हालांकि आपकी कॉल्स पे वो वीकेंड का फैक्टर प्रभावी नहीं होगा, आप कंफर्टेबली पोजिशनल ट्रेड पिक करते हैं। आपका कॉल इस वक्त का धर्मेश? गुड आफ्टरनून वीरेन एंड हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल। देखिए, ट्रेड के हिसाब से मार्केट तो तेज़ी में दिख रहा है, लिक्विडिटी फ्लोज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और वो मार्केट को ऊपर खींचते जा रही हैं, और यहाँ पर जो है लार्ज कैप सेगमेंट पे थोड़ी कंफर्ट आ रही है। सो उस हिसाब से कल भी आपके मॉर्निंग शॉप पर भारतीय एयरटेल पे कॉल जनरेट किया था मैंने, उससे कंटिन्यू करना चाहेंगे। करंट लेवल्स पर भी बाई करने की सलाह रहेगी, बिकॉज फंडामेंटली थिंग्स इसके फेवर में आ रहे हैं। हालांकि 0.8% सिग्नल ने बेचा, बट जीक्यूजी ने सामने ही हाथों हाथ वो ब्लॉक ले भी लिया। तो इस तरह के जब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आते हैं तो वो पॉजिटिव रहता है स्टॉक पे। और सबसे जो मुख्य बात इसमें यह है कि इसके जो मैनेजमेंट है वही काफ़ी एग्रेसिव है आरपूस को लेकर के। 200 से 250 और 250 के बाद अराउंड 300 का आरपू का टारगेट कर रहे हैं। डेटा यूसेज बढ़ रही है, हम सभी जानते हैं कि सॉफ्टवेयर और एआई का जिस तरह से इन्फ्लुएंस बढ़ेगा डेटा यूसेज बढ़ता रहेगा। तो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेसिस है, अफ्रीकन बिजनेस भी अच्छी कर रही है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी इम्प्रूव हो रहे हैं। 1250 के टारगेट के लिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से कॉल ले सकते हैं। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म रुकना चाहें तो 1300 से 1320 का टारगेट नज़र आता है। ये 3-4 महीने के हिसाब से दिया गया कॉल है। हर्षदा, आपका भारतीय टेल पे क्या व्यू है? सिंगटेल का बेचना इतना ख़राब नहीं है जितना सकारात्मक और जितना ऊर्जा जीक्यूजी का बाय देगा, है हर्षदा? बाजार उससे ज़्यादा उत्साहित होगा, है ना? जीक्यूजी जहाँ जुड़े। भारतीय में ऑफ कोर्स वीरू, आज हमने देखा एक सुबह सवेरे जो ब्लॉक हुआ उसमें काफी इंटरेस्टिंग नाम सामने आए हैं। अच्छा, सिंगटेल ने अपनी हिस्सेदारी जरूर बेची है, 0.8% हिस्सेदारी इन्होंने बेची। सिंगटेल का हिस्सा जो 29.8% था वो अब घटकर 29% पर आ गया है। पूरा सौदा जो 0.8% का हुआ है वो करीब 5450 करोड़ में हुआ। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है, ये नहीं कि सिंगटेल हिस्सा बेच रहा है, ये प्रोमोटर एंटिटी की तरफ से कुछ सेलिंग आई है। इंटरेस्टिंग ये है कि खरीदार कौन है, और खरीदार है जीक्यूजी। जीक्यूजी ने दरअसल वो सीधा स्टॉक खरीदा है, 4.9 करोड़ शेयर भारतीय के जीक्यूजी ने आज सीधे सिंगटेल से खरीदे। और आप कह सकते हैं अब शायद भारतीय पर भी वो जीक्यूजी का गोल्डन टच आता हुआ दिखाई देगा। गोल्डन टच मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि जो भी स्टॉक हाल फिलहाल में, स्पेशली पिछले 1 साल में जो जीक्यूजी ने लिया है, उन सब स्टॉक्स में एक्चुअली बहुत तगड़ी तेजी, बहुत सुनहरा मौका था। लोस पर इन्होंने पिक किया और वो स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। अब पहले तो शुरुआत हुई थी अदानी ग्रुप शेयरों के साथ, क्योंकि आपको याद होगा हिंडनबर्ग के बाद स्टॉक्स के क्या हाल थे, और इन्होंने जुलाई अगस्त के महीने में दरअसल अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन खरीदे और अदानी पावर खरीदा। ये 2023 के जुलाई अगस्त का सेल। उसके बाद हमने देखा बहुत बढ़िया रिटर्न्स बनते दिखाई दिए।
ऐसा ही सौदा फिर JSW एनर्जी, GMR एयरपोर्ट, मैक्स हेल्थ केयर और पतंजलि फूड्स में देखने को मिला। JSW एनर्जी का रिटर्न आज तक करीब 47% का रिटर्न दे चुका है। GMR एयरपोर्ट 44% भाग चुका है शेयर। मैक्स हेल्थ केयर के केस में 38% के रिटर्न्स और पतंजलि फूड्स करीब 22% तक के रिटर्न्स कमाकर दे चुका है। इनके इन्वेस्टमेंट से अब तक इन्होंने इनफैक्ट आज सुबह ही अपडेट आया है कि लोढ़ा ने जो QIP लॉन्च किया था उसमें भी पार्टिसिपेट किया है। मैनेजमेंट में इनफैक्ट नेटवर्क 18 से बातचीत में ये जरूर मेंशन किया कि SBI जैसे शेयर वो खरीदते नजर आए हैं। इनफैक्ट उनको एक बड़ा रिग्रेट था कि बाकी PSU स्टॉक्स इन्होंने नहीं लिए, लेकिन आइदर वेज फैक्ट ये है कि GQG जैसे बड़े हाथ अब भारतीय एयरटेल में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। धर्मेश, मैं आपसे वही सवाल पूछना चाहूंगी, जिस तरह के बाकी स्टॉक्स में रिटर्न्स बने हैं, कितनी गारंटी के साथ GQG के हाथ लगाने के बाद अब भारतीय एयरटेल में भी आते हुए दिखाई देंगे? हर्षिता, मेरा कॉल GQG के स्टेक लेने पर नहीं था, बिकॉज बाकी सब जगह इन्होंने जहाँ इन्वेस्ट किया वो एक लो लेवल्स पे था और भारतीय पे इन्होंने टॉप पे इन्वेस्ट किया, तो ये एक थोड़ी मुख्य बात है कि ये टॉप पे ले रहे हैं। बट जो इनका खुद का बिजनेस स्ट्रक्चर जिस तरीके से इवॉल्व हो रहा है और जिस तरीके से डेटा यूसेज बढ़ते जा रहे हैं, आम लोगों के बीच में खपत बढ़ते जा रही है, तो वहाँ पे नेचुरल प्रोग्रेशन है। आप देखिए भारतीय का अभी भी आरपू 204 से 205 हो रखा है और 250 जो सुनील मित्तल साहब बता रहे हैं वो काफ़ी फिजिबल है और 300 का टारगेट भी मुझे लगता है कि आरपू को अचीव कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट 50% राइज इन आरपू की आप बात करें पर पर्सन रेवेन्यूज़ का, सो वो प्रॉफिटेबिलिटी में ट्रांसलेट होगी। तो उस हिसाब से फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है। और ये जो सेगमेंट है इसमें आज के डेट में मुख्य दो ही प्लेयर रह गए, एक जियो रह गया, दूसरा भारती रह गया। तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन की कमी है, मोड काफ़ी हाई है, तो उस हिसाब से। और मुझे लगता है GQG ने भी अपना एनालिसिस कुछ किया होगा इस ऊंचे भाव पर लेने में। इसके पहले जहाँ भी उन्होंने एंट्री मारी थी, एक JSW एनर्जी था जो 350 के आसपास ये आए थे, वो 270 और 310-15 का मार्केट के हिसाब से टारगेट प्राइस आता था, उसके ऊपर उन्होंने लिया था। उसके बाद ये भारतीय में एंट्री की है, तो आई थिंक पॉजिटिवली जहाँ वो भी सेंस करते हैं वहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और फंडामेंटली तो मुझे कोई डाउट नहीं है भारतीय के नंबर्स पे एटलीस्ट। जी हाँ, वही एग्जैक्टली धर्मेश, हर्षता का प्रश्न वही केंद्रित था कि आपका व्यू क्या बन रहा है एग्जैक्टली। हम GQG के स्टेक बाय को लेकर इतना बड़ा आपसे पूछने में वो ट्रिगर नहीं मान रहे थे, हम आपका व्यू मान रहे थे, जान रहे थे। बहरहाल इस बीच एक बार थोड़ा सा स्कैनिंग करते हैं। इस पैनल में अभी तक जो कॉल्स गई उसमें टाटा पावर मेरे ख्याल से सुदीप ने पिक किया था। लोग टाटा पावर नाउ, टाटा पावर आज सुबह से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है और आपकी स्क्रीन पे इस वक्त इट्स 430। मतलब 430 का मीनिंग क्या है? 430 का मीनिंग ये है कि टाटा पावर अपने करियर की सर्वोच्च ट्रजेक्टरी पे। आज सुबह हम बात करते थे स्ट्रेट पे, मेरे ख्याल से हमने करीब 398 404 पे बात की थी इस स्टॉक के बारे में। अब डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है और कुछ काउंटर्स जो कि एक अपर स्विंग जनरेट कर रहे हैं उसमें लेके आइए प्लीज़ एक बार। GMR एयरपोर्ट्स 8480 क्या जनरेट कर रहा है? 50 डेमा से एक पुल बैक है, लेकिन क्या डिस्कस करने लायक है? नो, नॉट एग्जैक्टली, अभी नहीं। मेरे ख्याल से स्किप करता हूँ। मैं ITC पे आता हूँ। देखिए ITC पे मैंने जो कमेंट किया था शुरू में, इट्स स्ट्राइकिंग 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। जरा आप OI एडिशंस लेके आइए ITC का प्लीज़ एक बार। ये एक इंडेक्स हेवी वेट है, कभी कभी हम रिलायंस को काफ़ी तवज्जो देते हैं, कभी कभी हमें इसको भी देनी पड़ती है। आप इसके OI एडिशंस देखिए, माइनस 34 लाख। आप 410 की पुट का जरा एक बार इंट्राडे OI बिल्डअप देखिए जरा एक बार। 410 की पुट का बिल्डअप देखिए। और डायरेक्टर साहब 410 एक तरफ रखिएगा, 420 एक तरफ रखिएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 410 की पुट बिकी है और इस पूरे जोन में 13 फरवरी से लेकर अब इसने ऑलमोस्ट 7 मार्च तक का समय बिता दिया। मानस, आपको कुछ हंट मिल रहा है क्या ITC में इस वक्त डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ? तो देखिए सबसे पॉजिटिव ये है कि 4 हफ्ते से स्टॉक 400 रुपए के आसपास सपोर्ट ले रहा है। आज पहला इंडिकेशन मिला क्योंकि इंटरडे सेशन में इसने 20-day मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया था, हालांकि उसके नीचे थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने ऑलरेडी बॉटम बना लिया है, तो बिल्कुल लॉन्ग साइड ट्रेड लेना चाहिए। आई थिंक रिकवरी में कम से कम 200-day मूविंग एवरेज जो कि 430 रुपए के आसपास है वो स्टॉक टेस्ट कर सकता है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा और बेहतर रहेगा कि आप 420 का कॉल ऑप्शन जो 6 रुपए पे ट्रेड हो रहा है वहां पर एक लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हैं। 6 रुपए पे उस ऑप्शन को आप खरीदिए, स्टॉप लॉस 3 रुपए 60 पैसे के लगा के रखिए, टारगेट ऊपर की तरफ 12 रुपए तक के हो सकते हैं 420 के कॉल ऑप्शन।
आईटीसी मूव स्ट्रॉन्ग देता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग मूव है यहाँ पर। और इस बीच हमारे साथ हेमांग जानी भी जुड़ चुके हैं इस खास बातचीत में, और हेमांग से बातचीत शुरू करते हैं। और हेमांग नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। एक तो मार्केट्स इस वक्त डे हाई पर आके ट्रेड कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग मूव है। अभी एग्जैक्टली आप लोगों की अप्रोच मार्केट्स पर, आपका इस वक्त का कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा? तो गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली मार्केट के अंदर एक काफी अच्छी हमने स्ट्रेंथ देखी थी कल। एक्चुअली जो सेकेंड हाफ था उसमें अच्छी रिकवरी देखी। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर था, बट आज थोड़ा ब्रॉडर मार्केट भी संभल चुका है और चुनिंदा टाटा ग्रुप स्टॉक्स और भारती ये सब में एक अच्छा सा हम ट्रैक्शन देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि ज्यादा कोई ऐसा बड़ा कंसर्न या करेक्शन का इशू नहीं है। और डेफिनेटली सम ऑफ द टाटा ग्रुप कंपनीज में यहाँ से भी मुझे मोमेंटम और जो एक इम्पेंडिंग टाटा सन्स का आईपीओ के चलते हुए जो री रेटिंग है वो थोड़ा और कंटिन्यू हो सकता है। हालांकि कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, बट मुझे लगता है कि एक आध दो दिन का कंसोलिडेशन मिलता है तो उसके बाद एक अच्छा और सही पोटेंशियल बना है। थोड़ा सा हिंट दे दिया कि किस कॉन्टेक्स्ट पे अब हम डिटेल में बातचीत करेंगे। जी हाँ, टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन बना है और ट्रिगर पॉइंट यही है कि टाटा सन्स का आईपीओ जल्दी आता हुआ दिखाई देगा। तो 1 से 1.5 साल में दरअसल अनुमान जताया जा रहा है कि टाटा सन्स की लिस्टिंग होती हुई दिखाई देगी। इसी पर फोकस करेंगे। और 2 दिन पहले जब वो टाटा मोटर्स के बिजनेस डीमर्जर की बात आई थी, उस टाइम हिंट दरअसल हमने ले लिया था हेमांग से ही, इसीलिए उनको आमंत्रित किया है कि डिटेल में बैठकर इसकी अब चर्चा करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पर किस तरह की वैल्यूएशन अनलॉक होगी इसकी खूब चर्चा हो रही है। सुमित वो डेटा पॉइंट्स आपके सामने करेंगे पहले पेश, और फिर हेमांग से बात करेंगे कि मौका कितना जोरदार बन सकता है टाटा ग्रुप में पैसे लगाने का। तो टाटा सन्स का एक मेगा आईपीओ और उस मेगा आईपीओ का इंपैक्ट तमाम ग्रुप कंपनीज के अंदर हमने आता हुआ देखा है। एक बड़ा आईपीओ आ सकता है और टाटा सन्स का आईपीओ ला सकता है टाटा ग्रुप। इस आईपीओ के लिए 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है, लेकिन 1 से 1.5 साल के अंदर एक बड़ी वैल्यू लॉकिंग इस ग्रुप के अंदर होते हुए दिखाई पड़ सकती है। एक मोटा एस्टिमेट कहता है करीब 8 से लेकर 11 लाख करोड़ के आसपास ग्रुप की इस आईपीओ की जो ओवरऑल वैल्यू रहेगी, इस कंपनी की जो ओवरऑल वैल्यू वो रह सकती है। और आईपीओ का साइज करीब 55,000 करोड़ रुपए के आसपास आने का अनुमान लगाकर चला जा रहा है। इस ग्रुप में जो टाटा सन्स के निवेश की वैल्यू है वो करीब 16 लाख करोड़ रुपए का एक मेगा इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रखे हैं। कुछ कंपनियां जिनकी क्रॉस होल्डिंग्स हैं उसमें टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल, टाटा पावर और इंडियन होटल, ये 4 ऐसी कंपनियां हैं जिनकी क्रॉस होल्डिंग है टाटा सन्स के अंदर। एक एक करके आप पहले आईपीओ का जो पूरी कंपनियों के शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आपके सामने आएगा, जहां पर टाटा सन्स की शेयर होल्डिंग में देवरावजी टाटा ट्रस्ट की करीब 28%, रतन टाटा ट्रस्ट की 24%, अन्य ट्रस्ट की 14%, स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट की 9%, साइरस इन्वेस्टमेंट की करीब 9% है। अब कुछ वो कंपनियां जो कि लिस्टेड है और टाटा सन्स के अंदर हिस्सेदारी रखती हैं। टाटा मोटर्स करीब 3% के आसपास की हिस्सेदारी रखता है, टाटा केमिकल 3% की हिस्सेदारी रखता है, टाटा पावर 2%, इंडियन होटल 1% और अदर कंपनीज में करीब 7% अदर में आते हैं जो कि हिस्सेदारी रखते हैं टाटा सन्स के अंदर। किस तरह का मेगा इंपैक्ट होगा और सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कौन होगा? पहला आता है टाटा केमिकल जो कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। क्यों? 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है टाटा केमिकल की, और जो टाटा सन्स में हिस्सेदारी है इस कंपनी की उसकी वैल्यू करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास है। यानी कि इस मार्केट कैप का 66% हिस्सा बतौर इन्वेस्टमेंट टाटा केमिकल के पास है। टाटा पावर करीब 1.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी की। टाटा सन्स में जो हिस्सा है उसकी वैल्यू करीब 12,500 करोड़ या 13,000 करोड़ रुपए के आसपास हिस्से की मार्केट कैप, यानी कि कुल हिस्सा इनकी मार्केट कैप का करीब 10% के आसपास का हिस्सा ओन करता है। टाटा मोटर्स करीब 3.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। टाटा सन्स में हिस्से की वैल्यू 19,800 करोड़, क्योंकि 3% स्टेक है इनका, जो कि कंपनी की मार्केट कैप का महज 6% के आसपास है। और चौथा नाम है इंडियन होटल जो कि करीब 82,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप रखता है। टाटा सन्स में इनका 1% स्टेक है, 8,700 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू है, और हिस्सा इनकी ओवरऑल मार्केट कैप का 11%, यानी कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी टाटा केमिकल है जिसका 66% इन्वेस्टमेंट वैल्यू है टोटल मार्केट कैप का। तो एक अच्छी डीप वैल्यू वहां पर दिखाई पड़ रही है, जिसकी वजह से एक बढ़िया जोरदार तेजी स्टॉक में हम ऑलरेडी देख रहे हैं। ये देखिए टाटा केमिकल्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है
और इसमें वो पूरा कन्वर्जेंस और कन्फ्लुएंस जो है ना वो सब यूज़ हो रहा है। ये देखिए 4 लाइनें एक साथ यहाँ पर इकट्ठी एक ही जगह पर आ रही हैं। कोविड के टाइम से जो ट्रेंड लाइन चली आ रही है वहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और 20, 50 और 100 वीक मूविंग एवरेज क्रॉस करने की तैयारी हो रही है। टाटा केमिकल्स ने एक जो आयन बैटरी रिसाइकलिंग ऑपरेशंस लॉन्च किए थे, तो इसकी वजह से मतलब तो ये एक रीज़न है कि टाटा केमिकल्स, अब ऑब्वियसली हम उसको केमिकल्स में गिनते हैं, लेकिन इसका मेन जो रीज़न री रेटिंग का, आज की जो री रेटिंग का, वो इसीलिए क्योंकि टाटा मोटर से काफ़ी क्लोजली कोरिलेटेड स्टॉक है। टाटा केमिकल्स वापस लेकर आई है, डेज हाई पर जाकर बंद हो रहा है ये स्टॉक 13% के गेंस के साथ। अब ये तो कल से ज़्यादा आज चल गया, कल भी चला था लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा मतलब ज़बरदस्त तेज़ी में टाटा केमिकल्स चला। पहले टाटा केमिकल को लेकर आई है, करीब करीब 3 दिनों के अंदर ये 35% के आसपास का शानदार रिटर्न दे चुका है। सबसे पहले मंगलवार के दिन इसको हमने स्पॉटलाइट में इसका जिक्र किया था अनुज ने, और वहां से शेयर ने जो रफ्तार पकड़ी है वो आपकी स्क्रीन पर है। तो 5th को टाटा मोटर्स के डीमर्जर का अपडेट आया, 5th को ही चार्ट पर वो स्टॉक भागने लगा और 5th को ही हमारी बातचीत हुई थी फोन पर हिमांग जानी से। हिमांग जानी आज हमारे साथ है। हिमांग, उस दिन आपने थोड़ा सा हिंट ड्रॉप किया था, लेकिन 3 सत्रों में ये स्टॉक का 35% बढ़ जाएगा, आई डोंट थिंक किसी ने गेस किया होगा। अब आप मुझे बताइए, आप कैसे वैल्यू करेंगे डिस्पाइट दिस बिग गेन टाटा केमिकल्स को? और बाकी टाटा ग्रुप कंपनियों पर बाद में आते, लेकिन टाटा केमिकल्स जो सबसे ज्यादा दरअसल फोकस में है। इनफैक्ट जो टाइमिंग था हमारे डिस्कशन का वो काफी अच्छा था, और उसके बाद एक बहुत बड़ी हमने स्पाइक देखी। और बेसिकली 2 कारण थे। एक तो यही जो टाटा सन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है टाटा केमिकल्स की, उसकी जो वैल्यू है उसके साथ आप मार्केट कैप को कंपेयर करोगे तो करीबन लगभग 74% आती है, क्योंकि स्टॉक बढ़ चुका है तो ये थोड़ी सी कम हो चुकी है। पहले 80% थी, अभी लगभग 74% है। दूसरी बात जिसके बारे में मार्केट में इतनी ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं हो रही है कि जो अनलॉकिंग है या जो ये जो डीमर्जर और टाटा सन्स का लिस्टिंग होगा, और जो होल्डिंग है टाटा केमिकल के पास बाकी की भी 4 से 5 टाटा कंपनीज की होल्डिंग है, चाहे वो टाइटन हो, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, ओरिएंट होटल्स और इंडियन होटल्स। इसकी अगर आप वैल्यू आज की तारीख में निकालें तो करीब 89 रुपीज होती है, जो इतनी बड़ी नहीं है कंपेयर टू जो टाटा सन्स का जो इम्पैक्ट है बहुत बड़ा है। पर ये भी एक है, सिंप्लीफिकेशन होता है तो कहीं ना कहीं 90 रुपीज का जो इन्वेस्टमेंट है बाकी की टाटा जो कंपनीज में, उसका भी कहीं ना कहीं फायदा टाटा केमिकल को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से मार्केट डेफिनेटली एक सेंस कर रहा है कि ये चीज होगी। उसकी टाइमिंग पता नहीं है, वेदर इट विल हैपन इन 1 ईयर, बट मार्केट हैज स्टार्टेड सेंसिंग दैट, और उसके हिसाब से एक मूवमेंट हम देख चुके हैं। मेरे ख्याल से नया बाइंग ये सेम रीजन के पीछे अग्रेसिवली नहीं करना चाहिए, इसको थोड़ा सा सेटल डाउन या कंसोलिडेशन होने देना चाहिए। पर डेफिनेटली मुझे लगता है कि और अपसाइड पोटेंशियल बना रहे। ओके, आप कह रहे हैं और अपसाइड पोटेंशियल बना रहेगा, लेकिन स्टॉक को ऑफ कोर्स अग्रेसिवली चेज ना करें, आपको मौका देगा शेयर तब पोजीशन लीजिए। एक तरफा हमने देखा है 35-40% तक के गेन्स बने हैं, लेकिन सुमित ये भी मेंशन कर रहे थे कि यहाँ पर टाटा पावर का भी कुछ अंश है, कुछ टाटा मोटर्स का भी अंश है। बाकी कंपनियों में भी क्या बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी होती हुई दिखाई देगी जब भी ये टाटा सन्स का आईपीओ आएगा? क्या उससे पहले प्रीएम्प्ट की जा सकते हैं वो मूव्स? डेफिनेटली जो बाकी की कंपनीज है, चाहे वो टाटा पावर हो, चाहे टाइटन हो, टाटा कंज्यूमर हो, काफी सारी कंपनीज में क्रॉस होल्डिंग है, तो उसका हमने एक कैलकुलेशन करने का कोशिश की है। पर उसकी जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ कंपनीज ऑलरेडी मर्ज हो चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट्स है, टाटा स्टील में ऑलरेडी मर्ज हो चुकी है। अभी मुझे लगता है कि टाटा केमिकल को छोड़ के यही सेम रीजन के पीछे बहुत बड़ा अपसाइड का केस नहीं है। हालांकि टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, ये दोनों टाटा सन्स के अंदर का स्टेक है और थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि कोई मटेरियल इम्पैक्ट ये कारण से आना चाहिए।
ओके अच्छा, टाटा मोटर्स पे आपका हेमांग जी व्यू क्या है? आई मीन जितने भी स्टॉक्स का जिक्र हुआ अभी तक, चाहे वो टाटा स्टील का, टाटा मोटर्स का, इंडियन होटल्स का, सब में आई थिंक सबसे स्ट्रॉन्ग बुक टाटा केमिकल्स में आ चुका है, हम उसको समझ भी चुके हैं। बट केस टू केस अगर चले हम यहाँ से, क्योंकि वो कंपनी इंडिविजुअल एक सेक्टर को बिलोंग करती है, ऑलरेडी उसका जो इम्पैक्ट था वहाँ आ चुका है, एक एक करके केस टू केस चलते हैं। एग्जैक्टली टाटा मोटर्स पे आपका व्यू क्या बन रहा है इस वक्त? क्रॉस होल्डिंग फैक्टर, साथ ही साथ आई थिंक एज ऑफ नाउ जो सेक्टर में स्विंग है ऑटो में, उसको देखते हुए, और ये CY23 का सबसे स्मार्ट प्राइस परफॉर्मर है इंडेक्स मशरूम मार्क काउंटर्स में। टाटा मोटर्स पे आपका सेंस क्या कर रहा है इस वक्त? मोटर में दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये जो रिसेंटली कंपनी ने एक प्लान बताया कि जो अलग अलग कंपनी है, CV हो गया, PV हो गया, इसको और JLR ऑफ कोर्स विच इज पार्ट ऑफ द PV, उसको हम अलग से लिस्ट करेंगे। उसमें डेफिनेटली एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिलना चाहिए। सेवी बिजनेस में जो पोजीशनिंग है टाटा मोटर्स की, जो मार्केट लीडर है, तो अशोक लेलैंड को जो मिलता है उससे थोड़ा सा प्रीमियम मिलना चाहिए। पीवी के अंदर भी काफी अच्छा काम कंपनी कर रही है, हालांकि नंबर्स डोमेस्टिक पीवी में इतने बड़े नहीं है, पर जिस तरह का प्रोडक्ट रोल आउट और इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर पोजीशनिंग है, कहीं ना कहीं उसमें एक अच्छा प्राइस अर्निंग मल्टीपल कंपनी डिजर्व करती है। तो वो लेकिन टाइम लगेगा, वो आज के आज मुझे नहीं लगता कि कुछ होने की पॉसिबिलिटी है। पर ये जरूर है कि जो टाटा सन्स के अंदर टाटा मोटर की स्टेक है, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं उसको यहाँ से भी मिल सकता है। तो और मे बी 8 to 10% अपसाइड पॉसिबल है टाटा मोटर के अंदर। पर जो डीमर्जर 3 कंपनी का है, उसका इम्पैक्ट आते हुए थोड़ा सा समय लगेगा, आते आते समय लगेगा, क्योंकि उसमें ऑफ कोर्स 1 साल और जाएगा। लेकिन कमिंग बैक टू टाटा केमिकल्स, क्योंकि वही वो हॉटेस्ट टॉपिक है कॉन्वर्सेशन का, एक ये टाटा सन्स का लिस्टिंग और वहां से वैल्यू अनलॉकिंग एक तरफ, इसके कोर बिजनेस पर आपका आकलन क्या है इस समय हेमांग? वो कितना प्ले आउट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इवेंचुअली वो बिजनेस ही कंपनी के शेयर में आगे और बेहतर रिटर्न देगा। देखिए, कोर बिजनेस के अंदर वो एक कमोडिटीज कंपनी है, और जो सोडा ऐश और जो बाकी की कमोडिटीज है उसकी प्राइसिंग तो इतनी खास नहीं है। इनफैक्ट सोडा ऐश में तो हमने एक करेक्शन भी देखी है, पर कमोडिटी के हिसाब से जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल होना चाहिए, मेरे ख्याल से जो कंपनी को मिलेगा वो जो 10, 11, 12 के ऊपर मुझे नहीं लगता कि होगा। तो जो अभी एक्साइटमेंट है वो कोर बिजनेस के ऊपर या उसकी अर्निंग्स को लेकर नहीं है। उसका सारा जो एक्साइटमेंट या जो रीरेटिंग है वो ये 2 वजह से है। टाटा सन्स की जो होल्डिंग है और जो मार्केट कैप के सामने जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वो इतनी बड़ी है कि मार्केट को लगता है कि अगर आप उसको एडजस्ट करेंगे तो आपको टाटा केमिकल्स लगभग फ्री में मिल रहा है। मेरे ख्याल से एक्साइटमेंट इज ओनली बिकॉज ऑफ ये टाटा सन्स का इम्पेंडिंग आईपीओ। और रफली ये क्या 2025 सितंबर तक होने के आसार हैं या फिर और टाइम लग सकता है? क्योंकि आई थिंक वो आरबीआई की गाइडलाइन कहती है कि तब तक हो जाना चाहिए। देखिए अर्षदा, जब भी इस तरह का कोई बात होती है तो उसमें एक रेगुलेटर द्वारा टाइमलाइंस दी जाती है, और क्योंकि टाटा ग्रुप एक बहुत ही वेल रेप्यूटेड ग्रुप है और वो टाइमलाइंस एडहेर करेंगे, हो सकता है कि थोड़ा पहले भी करे, कभी कभार अगर फॉर्मेलिटीज में समय अगर लग सकता है तो थोड़ा पीछे भी हो सकता है। पर बात ये है कि मार्केट ने आज ही उसको डिस्काउंट करना चालू कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जो आईपीओ है वो जरूर होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, शायद प्रीपोन भी हो सकता है। प्रीपोन हो जाए तो और सोने पर सुहागा रहेगा, लेकिन सितंबर 2025 जैसे रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है वो डेडलाइन है, और उससे पहले पूरा एक्शन स्टॉक्स में प्ले आउट होना शुरू हो चुका है। हेमांग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। तो ये ऑफ कोर्स बात हुई टाटा केमिकल्स की, टाटा सन्स के आने वाले आईपीओ की, और बाकी टाटा ग्रुप के शेयरों की, जहां कहीं ना कहीं इन सब का कुछ ना कुछ स्टेक ऑफ कोर्स टाटा सन्स एंड वाइस वर्सा में है। तो स्टॉक्स में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अब टाटा केमिकल्स पर खूब चर्चा हुई। 1-2 ट्रेड जो हमने ट्रेंडिंग में भी दिखाए थे, उसमें टाटा कंज्यूमर है जो वीरू भी मेंशन कर रहे थे, आपका टाटा स्टील है जिसमें आज अच्छा एक्शन देखने को मिला। शिल्पा बताइए, ट्रेड क्या लेंगी? टाटा स्टील पर तो कविता जी ने कॉल दे दिया, टाटा कंज्यूमर में क्या एक मौका अभी भी है तेजी करने का आज?
जी बिल्कुल, यहाँ पे पूरे टाटा के पैक में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम है और यहाँ पे हमने टाटा कंज्यूमर में भी लास्ट वीक से ही हमने बहुत बार यहाँ पे रेकमेंड किया है। तो यहाँ पे टाटा कंज्यूमर का जस्ट अ सेकेंड, यस, टाटा कंज्यूमर में अगर हम लोग देखेंगे तो 1260 का फ्यूचर्स का भी ट्रेड है। तो यहाँ पे आप फ्यूचर्स में भी इसको ट्रेड में ले सकते हैं। ऑन एवरी डिक्लाइंस टूवर्ड्स 1230 आप यहाँ पे बाई कीजिए। 1215 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है 1300 तो डेफिनेटली आपको आते हुए मिलेगा। इसके ऊपर सस्टेन भी करता है तो 1330 से 1340 के भी लेवल्स दिखेंगे। तो 1340 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। टाटा केमिकल्स, मानस, ये स्टॉक हमने आपसे काफ़ी डिस्कस किया है। ऑप्शंस के जरिए अभी भी मौका है या क्योंकि फ्यूचर्स कैश में तो बस हाथ से निकलता ही जा रहा है? तो देखिए, ऑप्शन के थ्रू शॉर्ट टर्म के लिए आई थिंक अब थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि चार्ट पे तो कोई वीकनेस नहीं है, बट ऑलरेडी 4 दिनों में हमने एक बड़ी रैली देख ली है। हालांकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो बने रहे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट है जिसके टारगेट 1700 रुपए के आसपास के आते हैं। तो अगर आपके पास समय है तो 1700 के टारगेट के लिए आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, बट बिल्कुल 1 से 2 दिनों के लिए आई थिंक वेट करिए, करेक्शन देखने को मिले कोई मीनिंगफुल, तभी खरीदारी करें। जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कल है, लेकिन आज लग रहा है टाटा दिवस। आप टाटा केमिकल को देखिए, आप रैलिस इंडिया को देखिए। आज 291.85 टाटा ग्रुप की कंपनी है ये। वोल्टास आपकी स्क्रीन पे 1081 पे। टाटा कंज्यूमर सबके सब डे हाई पर। आई मीन क्या गजब का मूव यहाँ पे आ रहा है। मीनवाइल प्रशांत सावंत अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में अपनी कॉल्स, अपने एनालिसिस को लेकर। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। प्रशांत, आपकी इस वक्त की ट्रेडिंग बेट क्या रहेगी, क्या परचेज कर रहे हैं आप? जी गुड आफ्टरनून वीरू जी, गुड आफ्टरनून द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे मैं थोड़ा प्रियम कर रहा हूँ यूपीएल को। 20 दिनों के एवरेज को काफी वक्त से रेजिस्ट कर रहा था, बट आज थोड़ा उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है बेस फॉर्मेशन हो चुका है, यहाँ से एक स्पाइक आ सकती है। करीबन 480-85 के बीच ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 470, 470 और यहाँ से टारगेट रखेंगे 510 का, 510। ओके, यूपीएल 483। आज सुबह सुबह हम हैदराबाद में जब कार्यक्रम कर रहे थे, हम बात ही कर रहे थे इस स्टॉक पे कि नज़र रखिएगा, स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन एक पुल बैक मोड में है। केमिकल स्पेस में जो मूव आ रहा है उसके मद्देनज़र ये एक अच्छा पुल बैक कैंडिडेट है, ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ। इस कार्यक्रम में एक ट्रेड पिक किया गया था पीवीआर, वो भी अच्छा मूव दे रहा है। टाटा कंज्यूमर इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ, लेकिन मैं आई थिंक एक सेंस कर रहा हूँ एक स्टॉक को जो कि एक स्ट्रॉन्ग मूव के लिए फिर तैयार हो रहा है। एक बार लेके आइएगा आप ग्रेनुअल्स को। मैं अभी तक चार्ट पे नहीं गया हूँ और मैं सिर्फ ओआई को देख रहा था। 20 डेमा से पुल बैक लेता हुआ नहीं, बट मैं इसे स्किप करूँगा। क्यों? क्योंकि 10 डेमा आगे खड़ा है, इसको अप्रोच नहीं करूँगा, इसको छोड़ता हूँ। आगे आइए, एक स्टॉक और लेके आइए, दैट्स एक्साइट। ये मैं मिड सेशन में इसके ओआईज को रीड कर रहा था और ऑप्शन स्टैट्स को। मानस, जिस कसौटी पे हमने सुबह सुबह आज चंबल को पिक किया था, चंबल ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया, 4.5% ऊपर है। 7 फरवरी से ये भी एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा था। 330 उस स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को स्ट्राइक करता हुआ आज। आपका व्यू मानस, अगले हफ्ते के पर्सपेक्टिव से क्या ये एक अच्छा स्पॉट है एक्साइड को पिक करने का? जी, तो देखिए, मेरे ख्याल से 2 बार स्टॉक ने 318-316 की रेंज में सपोर्ट लिया है। आज 20 डे और 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। अब आपको केवल इंतजार करना है ब्रेकआउट का। 330 रुपए के ऊपर 348 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे ही होगा, या तो आप वेट कर लीजिए 331 के लेवल्स को ब्रीच करने का, और या तो करंट लेवल्स पे आप इसके ऑप्शन में ट्रेड ले लें, तो वो बेहतर स्ट्रेटजी है। 330 वाला कॉल ऑप्शन जो 10 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 7 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा, तो इस ऑप्शन में आपको कम से कम 20 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल एक्साइड में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती हुई 330 का कॉल लेने की सलाह आपके लिए बन रही है। वीरू ने 3-4 दफ़ा कह दिया है वुमेंस डे कल है 8 मार्च को, और दुनिया भर में दरअसल इसे मनाया जाता है। इस खास मौके पर हमें लगा हमें भी दरअसल हमारी महिला जानकारों के साथ कुछ महिला एंटरप्रेन्योर्स से बातचीत करनी चाहिए, और इन्हीं में से एक है बेहद चर्चित चेहरा और एक रोल मॉडल महिलाओं एंटरप्रेन्योर्स के लिए और ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स के लिए भी।
मैं बात कर रही हूँ मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की प्रमोटर और एमडी अमीरा शाह से। अमीरा वैसे फॉर्चून इंडिया की 50 मोस्ट पावरफुल महिलाओं की सूची में लगातार 3 साल इनका नाम आ रहा है। आपको इंटरनेशनल वुमेन्स डे की एडवांस में बेहद शुभकामनाएं। अमीरा, आई डोंट नो इफ़ यू रिमेंबर, जब आपने अपने पिताजी से कारोबार संभाला था, हमने आपसे बातचीत की थी हमारे अगले अलग प्लेटफॉर्म आवाज़ एंटरप्रेन्योर पर, और वहाँ से एक लिस्टेड कंपनी होना और इस बिज़नेस को स्केल करना, इट मेक्स मी रियली प्राउड टू टॉक टू यू एट एवरी मोमेंट। तो कंग्रेचुलेशंस जो आपने अचीव किया है। लेकिन इस खास मौके पर सभी महिलाएं जो आप जैसे रोल मॉडल्स पर हमेशा नज़र रखती हैं, आपसे प्रेरणा लेती हैं, उनके लिए बड़ा क्या मैसेज क्या होगा? फर्स्टली थैंक यू सो मच, आप बहुत काइंड हैं। अब देखिए, तो किसी की भी जो जर्नी होती है ना, वेदर मेल और फीमेल, अकेली जर्नी नहीं होती। हम दूसरे के शोल्डर्स पे खड़े रह के हम रोल मॉडल्स बनते हैं, हम सक्सेस पाते हैं। एंड आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल भी रहें। एंड आई थिंक हर वुमन के लिए कुछ रिसोर्स अवेलेबल है, कुछ सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है। खाली उनको ढूंढना है, उनको अपनापन से बोलना है कि मुझे हेल्प चाहिए। एंड आई टेल यू, बहुत लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कोई ड्रीम है, कोई पैशन है, कोई इंटरेस्ट है, तो वो पैशन को लेकर अपने सर में ये आइडिया अटका के नहीं रखे, लेकिन हम एक्शन में कन्वर्ट करें और हम बिस्तरे से उठे, हम जाके मार्केट में जाके जो भी हमें करना है हम करें। यही सबसे शुरुआत होती है। और अगर ये हम नहीं करें तो आगे तो बढ़ ही नहीं सकते और सक्सेस ही नहीं पा सकते हैं। सो फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर हु आर वर्किंग वेरी हार्ड, वेदर घर पे काम कर रहे हो, फाइनेंशियल मार्केट्स में काम कर रहे हो, पार्ट टाइम काम कर रहे हो, फुल टाइम काम कर रहे हो, आप अपना ड्रीम फोकस कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एंड मेरे जर्नी में सिर्फ मैंने ये चीज़ देखा है कि रिजिलियंस जो बोलते हैं, ग्रिट जो बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कि अपने आप में आत्मविश्वास रखना है, अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस रखना है और आगे बढ़ना है। और जब भी कुछ डर लगे तो वो डर से छुपना नहीं है, वो डर को सीधे चेहरे में देख के बोलना है कि मैं आपसे अभी डरूंगी नहीं, और वो ही जाके करना है। और वही तरीका से मैंने अपना आत्मविश्वास बढ़ाया है। एंड आई होप हम सब ये कर पाए आगे। अमीरा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपकी जर्नी में रही है कि आपका एक फैमिली रन बिजनेस था एंड यू टुक ओवर द कमांड, और उसके बाद कंपटीशन इज ओनली इंटेंसिफाइड, बी इट ऑन द डिजिटल साइड या फिर जिस तरह की कंपनियां लिस्ट हुई हैं जो सामने फॉरफ्रंट पर आई है। आप इस तरह के कंपटीशन को आजकल कैसे नेविगेट कर रही हैं? कंपनी का आपका फोकस किस बात पर है? तो आप देखिए, तो पहले तो आप थोड़ा हिस्ट्री में जाइए। तो मेरे लिए लकीली आप देखिए तो एक्चुअली फैमिली बिजनेस नहीं थी। इट वाज एक्चुअली माय पेरेंट्स, माय मदर एंड फादर बोथ डॉक्टर्स, और मैंने डिसाइड किया कि ये जो डॉक्टर का क्लिनिक है, डॉक्टर का लैब है, इसे हम इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं और इसको हम बड़ा बना सकते हैं, चेन बना सकते हैं। और ऑफ कोर्स जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज थी, माय फादर डेफिनेटली ब्रॉट टू द टेबल। उसके बाद जो हम एक लैब से आगे बढ़े हैं, वो पूरी जर्नी में ना टीम का बहुत बड़ा हाथ है। ऑब्वियसली देयर हैज टू बी अ लीडर एंड आई हैव लेड द शो, बट ये बहुत लोगों का काम है इसके पीछे। अब देखिए, तो इंडस्ट्री तो चेंज होती रहेगी और इंडस्ट्री में कंपटीशन आते रहेंगे। तो अगर आपकी इंडस्ट्री अच्छी है, ग्रोथ है, तो ऑफकोर्स कंपटीशन तो आता रहेगा। सबको लगेगा कि मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन हमने जैसे बिजनेस बनाई है हमारी मेट्रोपोलिस में, हमने बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर के साथ, साइंटिफिक कल्चर के साथ, एक्यूरेसी के साथ, प्रिसिशन के साथ और एम्पैथी के साथ बनाई है। मतलब हम कहते हैं कि हमारे लिए तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज है कि हम कभी पेशेंट को शॉर्टकट नहीं देंगे लाइफ में, उनका हेल्थ का मामला है और हम प्रॉफिट के लिए कभी कोई शॉर्टकट नहीं लेंगे। तो पीपल ट्रस्ट अस, पीपल फुल्ली ट्रस्ट अस, डॉक्टर्स ट्रस्ट अस, दैट्स वन। दूसरी चीज है हम ऑनेस्ट रहें। जो भी अच्छा खराब करेंगे हम लाइफ में, हम सीधा बोल देंगे हमने ये किया है, वो किया है, ऑनेस्ट रहेंगे। दैट्स हाउ इन्वेस्टर्स ट्रस्ट अस। एंड थर्ड थिंग इज कि जब हम लोगों से डील करेंगे तो हम समझेंगे कि देखिए, जब आपका हेल्थ का मामला हो ना, तो एंजाइटी होती है, पेन होता है, नर्वसनेस होती है, और ये सब चीजें में डील करने में कंपैशन की बहुत जरूरत है, और वो ह्यूमननेस हम लाते हैं आगे।
तो आई थिंक फॉर अस ये जो 3 प्रिंसिपल है, पहले से मैंने जब शुरू की थी यही 3 प्रिंसिपल निभाए हैं और आगे जाके भी हम यही निभाएंगे कि साइंटिफिक बेसिस पे हम बिजनेस बढ़ाएं और उसके बाद जो भी कंपटीशन आए नहीं आए, अच्छा करे नहीं करे, हमें बहुत कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है कि हमारी जो मॉडल है वो तो चले। अच्छा अमीरा, जब एग्जैक्टली कोर बिजनेस पे आते हैं, आज से 2 साल पहले कोविड आया, उसने इस इंडस्ट्री को कुछ ऐसा दिया जो कि कभी किसी ने देखा नहीं था। अब प्राइसिंग नॉर्मलाइज हो गई है। मैम, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं 2-3 फैक्टर्स पूछूंगा आपसे जिसमें इंडस्ट्री और आई थिंक आपकी खुद की कंपनी का एग्जैक्टली आउटलुक क्या है वो जानना चाहूँगा। एक तो प्राइसिंग स्टेबल हो गई है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं क्या, और टेस्ट पर पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, और दूसरी बात स्पेशली फॉर यू, क्या भारत एक टेस्टिंग हब बन रहा है फॉर नेबरिंग कंट्रीज जहां पर डायग्नोस्टिक सुविधाएं नहीं हैं? क्या वो आपके रेवेन्यू का एक सब्सटेंशियल पार्ट होंगी आने वाले 1 से 2 वर्षों में? मैम, अब देखिए तो ये जो नॉइज था इंडस्ट्री में कि प्राइसिंग बहुत खराब हो गई है एंड प्राइसिंग बहुत कम हो गई है, ये चीजें ना उनको अफेक्ट होती हैं जिन्होंने अपनी बिजनेस मॉडल पहले दिन से बहुत लो प्राइसिंग पे बनाई थी, नहीं तो डीप डिस्काउंटिंग पे बनाई थी। हमने अपने बिजनेस मॉडल साइंस और एक्सपर्टीज पे बनाए हैं। तो फ्रैंकली जब किसी को कैंसर होता है ना सर, तो कोई सोचता नहीं है कि मैं 50 रुपए बचाऊं, वो सोचते हैं मैं बेस्ट डॉक्टर के पास जाऊं, मैं बेस्ट टेस्ट निकालूं, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, कोई फोकस होता है। सो व्हाइल द प्राइसिंग इज अफोर्डेबल, इट हैज नॉट बीन अंडर प्रेशर फॉर अस एंड वी कंटिन्यू टू हैव नॉर्मलसी इन प्राइसिंग। अब दूसरी चीज तो देखिए, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में एंड ये क्या बढ़ेगा, आप देखिए तो इंडिया में हम अभी मेट्रोपोलिस 4000 वैरायटीज ऑफ टेस्ट करते हैं, सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में, राइट। जो भी टेस्ट पूरे ग्लोब में मिलता है वो हम इंडिया में प्रोवाइड करते हैं हमारे इंडियंस के लिए। अभी ये सब जो टेस्ट है बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट है, इनके लिए सुपर स्पेशलिस्ट चाहिए, कुछ इक्विपमेंट चाहिए, प्रोसेसेस चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, जो सबके पास नहीं है। तो हम एक्चुअली दूसरे कंट्रीज में भी जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, और उनको बोल रहे हैं कि देखिए जो भी टेस्ट आप नहीं करें, जैसे इंडिया में सब लैब और हॉस्पिटल हमें भेजते हैं स्पेशलाइज्ड टेस्ट, हम दूसरे कंट्रीज में भी जाके कह रहे हैं कि आप भेज दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए शुरू करना, आपके लिए अच्छी तरह से प्रिसिशन तरीके से करना डिफिकल्ट है, हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। और जैसे हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स आते हैं दूसरी कंट्रीज से इंडिया में हाई एंड सर्जरीज के लिए, इसमें तो पेशेंट को भी आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सैंपल आ जाती है। तो वी आर डेफिनेटली बिलीविंग दैट इंडिया कैन बिकम अ हब फॉर स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग फॉर नेबरिंग कंट्रीज एंड वी आर ऑलरेडी सीइंग दैट वर्क इन प्रोग्रेस। अमीरा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट वीकेंड। थैंक यू, यू टू। चलिए, तो ये अमीरा शाह इनफैक्ट एक इंस्पिरेशन रही हैं महिला निवेशकों के लिए, आई एम श्योर, और कई सारी एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो इनफैक्ट इनको मिसाल मानती हैं। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर रखते हैं और 4 का चौका की तैयारी करते हैं। 4 का चौका में मैं बता दूं कौन क्या देगा, और उसके बाद हम बात करेंगे ट्रेड्स की। सस्ता ऑप्शन के लिए शिल्पा जी, आई एम श्योर आप तैयार बैठी हैं। मानस से हम लेंगे आज एफएनओ का सुपरस्टार, प्रशांत सावंत से जानेंगे चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा के लिए धर्मेश कांत को जोड़ेंगे। सभी ट्रेड्स आपके लिए मिनटों में हाजिर होंगे, लेकिन पहले 1-2 ट्रेड्स जो मैं मार्क करना चाहती हूँ, जहाँ पर इस घंटे दरअसल थोड़ा सा बदलाव आता हुआ दिखाई दिया है। जो अच्छी खासी तेज़ी दरअसल हमने देखी थी टाटा स्टील में या हिंडाल्को में या JSW स्टील में, ऊपरी लेवल्स पर कुछ कुछ मुनाफा वसूली होती दिखाई दे रही है। सुदीप, क्या कैरी करने वाले ट्रेड्स हैं, स्पेशली हिंडाल्को, JSW, या फिर आपको लग रहा है आज के आज प्रॉफिट बुक करें, कंसिडरिंग हम एक 3 दिन की हॉलिडे में उतरेंगे? अब हर्षदा जी, अभी हम हिंडाल्को और टाटा स्टील इनको देखें तो मुझे लग रहा है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, इनफैक्ट JSW स्टील को भी यदि साथ में जोड़ ले ये दोनों नामों की सूची के साथ, तो मुझे लग रहा है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है टाटा स्टील, क्योंकि टाटा स्टील जो हिसाब से स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है, अब ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से ये जो अपना अगस्त 2021 का जो लेवल था, जो एक रेजिस्टेंस लेवल था, हाई था, यह उसके ऊपर का क्लोजिंग आज दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कंपैरेटिवली तीनों स्टॉक में टाटा स्टील बेस्ट प्लेस टू कैरी फॉरवर्ड, और इनफैक्ट इसको BTST करके भी जाना चाहिए 154 के स्टॉप लॉस से 161, 163 के टारगेट्स के लिए।
और जहां तक JSW स्टील और हिंडाल्को की बात है, तो हिंडाल्को का जो स्ट्रक्चर है, जो ओवरऑल शॉर्ट टू मीडियम टर्म चार्ट का स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा सेल ऑन राइज वाला है, भले आज थोड़ा ऊपर है, पर ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा है जितना टाटा स्टील में एक रिलेटिवली स्ट्रेंथ ज्यादा बेटर लग रही है। ओके, मेटल्स पे और यहाँ टाटा ग्रुप के कुछ स्टॉक्स पे आपका रिव्यू। इस बीच चार का चौका शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला ट्रेड पकड़ेंगे आज सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी के सौजन्य से। शिल्पा जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पे मुझे इंडियन होटल अच्छा लग रहा है। इसमें अच्छा खासा लॉन्ग OI बिल्टअप है, अराउंड 7%। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप 600 का जो कॉल ऑप्शन है, जो रफली 14 रुपये 14.5 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 10 का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो 19 रुपये का रहेगा। देन फिर 22 से लेके 25 तक के भी टारगेट आप देख सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए इंडियन होटल में एक मौका। 600 का कॉल लीजिए। 19, 22, 25 तक के टारगेट्स, 14 रुपये 10 पैसे पर ये ट्रेड लेना है। मानस, एफनो सुपरस्टार। देखिए, एफनो सुपरस्टार के लिए टेक महिंद्रा पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हो चुका है। 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। अभी कुछ देर पहले ही इसने 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। आई थिंक 20 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करेगा स्टॉक। करीब 30-40 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। तो टेक महिंद्रा के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1269 के आपको स्टॉप लॉस लगाने और 1315 1315 के टारगेट सेट करने हैं टेक महिंद्रा के फ्यूचर में। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 1300 वाला कॉल ऑप्शन जो 28 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। 23 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और करीब 40 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, टेक महिंद्रा मानस का ट्रेड। प्रशांत, चार्ट के चमत्कार क्या पिक करेंगे आप? जी वीरू जी, यहाँ पे मुझे नाल्को काफी अच्छा लग रहा है। करीबन 163 164 ये जोन के बीच ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 165 के करीब पहुंचने को है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 155 155। कल इसने 20 दिनों के एवरेज को टेस्ट किया और वहां से स्ट्रॉन्ग बाउंस आया। तो जो टारगेट मैं देख रहा हूँ 155 के स्टॉप लॉस के साथ, वो होगा 180 180 का। ओके, तो नाल्को में एक अपॉर्चुनिटी 180 तक जाने की पूरी है। धर्मेश, आपका मिड कैप फंडा? ये कैनफिन होम्स पर बाई करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी काफ़ी दिनों से थोड़ा सा एक बैकसीट ले रखा है, और कैनफिन होम्स देखें तो नंबर्स इसके काफ़ी अच्छे थे। थोड़ा कंसर्न जो था एसेट क्वालिटी को लेकर के, बट मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में वो कंसर्न रहेंगे, बिकॉज ऑलमोस्ट 80% जो इनकी हाउसिंग लोन होम लोन देते हैं, ये वो एक अफोर्डेबल सेगमेंट से मिड सेगमेंट पे रहता है, और प्रोफेशनल्स एंड सैलरीड एम्प्लॉयड करता है। 70% उसका सैलरीड एम्प्लॉयड रहता है। तो NPA आएंगी नहीं, घटेंगी ही आने वाले दिनों में। और स्टॉक प्राइस का देखें तो काफ़ी लंबे समय से एक रेंज पे अटका हुआ है, अराउंड 750-60 से लेकर 780-90 के बीच में अटका हुआ है। तो मुझे लगता है राइट टाइम टू एक्लोमेट द स्टॉक। अगर थोड़ी पोजिशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो 860 से 900 के आसपास का प्राइस टारगेट निकल के आता है। वैल्यूएशन के हिसाब से 1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू FY25 के अर्निंग्स के हिसाब से। ओके, तो कैनफिन होम्स आपका ट्रेड था। एक काम करते हैं, यहाँ पे चार ट्रेड्स में आपकी स्क्रीन पर देता हूँ। हमने शुरुआत की थी आज के इस सेगमेंट की शिल्पा जी के ट्रेड्स के साथ सस्ता ऑप्शन में। वो पिक किया था उन्होंने इंडियन होटल्स, और इसकी कॉल 600 की फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 19, 22, 25 ऑन द हायर साइड, 1435 पे ट्रेड करती हुई। मानस जी ने दूसरा ट्रेड पिक किया टेक महिंद्रा में IT में 1286 पे 1315 के लक्ष्य के लिए। प्रशांत ने आज जो ट्रेड पिक किया वो था नाल्को फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 180, 160, 370 पे ट्रेड करता हुआ। और कैनफिन होम्स यहाँ पे अभी कुछ देर पहले ही धर्मेश जी का आज का बाय ट्रेड था 860 फॉर ए पॉसिबल स्विंग ऑफ 860, 900, 787 पे ट्रेड करता हुआ। इंडेक्स बिल्कुल स्थिर एज ऑफ नाउ दिस डे। ये एक्सपायरी डे निफ्टी के लिए ऑप्शन राइटर्स के बिल्कुल अगर आप देखें तो हक में जा रहा है। मैं फिर कहता आपको कि निफ्टी पे लॉन्ग रहिएगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन कम रखिएगा, क्योंकि इस क्लोजिंग में उस कॉल राइटर ने आपको ग्रैब कर रखा था बहुत बुरी तरीके से। और ये मैं आपको बताऊंगा आज सुबह से क्या हुआ। मतलब वो कॉल कहाँ शुरू हुई और खुलते ही साथ अगर आप एक ऑप्शन राइटर होते तो शायद ये गेम आपके हक में था। बहरहाल कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा मूव दे रहे हैं इस वक्त, जो मानस ने पिक किया था ना टेक महिंद्रा, दैट्स रियली डूइंग वेल, बहुत अच्छा करता हुआ आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। मानस ने एक और ट्रेड पिक किया था PVR आइनॉक्स, वो भी डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। मानस, एक तो वो तो ट्रेड था, ठीक है, बट कभी कभी स्टॉक्स पे आपको थोड़ा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से जब आप डिलीवरी पे काम करते हैं तो थोड़ा दूरदर्शिता रखकर एक व्यू लेना पड़ता है। जैसे कि मैंने ITC को फाइंड आउट किया। क्या PVR पे आप मानते हैं कि डिलीवरी पे 4-5% का स्विंग निकालना पॉसिबल है, जिस प्रकार की कैंडल आज क्रिएट हुई है उसको देखते हुए?
बिल्कुल है। देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो मेरे ख्याल से 2023 में भी 2 बार स्टॉक ने 1350 के आसपास बॉटम बनाया था और वहां से हमने रैली देखी थी। और इस बार भी 1350 के आसपास ही बॉटम बनाया है। डेली चार्ट पे ब्रेकआउट है। तो अगर हम पूरे क्रैक को जो 1825 से देखने को मिला तो उसको उसका रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखें तो कम से कम 1500 रुपए तक के टारगेट्स तो पोजिशनल बेसिस पे देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं। शायद 200 डे मूविंग एवरेज जो 1560-65 के आसपास है, स्टॉक उसको भी टेस्ट करने की कोशिश करे। तो मेरी राय में तो एक पोजिशनल ट्रेड भी लेना चाहिए। उस हिसाब से अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉसेस 1340 के नीचे होंगे। ओके, तो ये आपके लिए पीवीआर आइनॉक्स का ट्रेड बनता हुआ। वीरू, कोई मूवी देखने का प्लान है क्या इस वीकेंड? मैं संघर्ष कर रहा हूँ आर्टिकल 370 देखने का, अभी देख नहीं पाया। पिछली बार वो जो थी वो कौन सी थी, वो एआई वाली, वो देख के आया था। अच्छा, वो हाँ, वो तो एआई वाली कौन सी थी? शाहिद कपूर वाली। शाहिद कपूर वाली। हाँ, वो देख के आया था। मैं सोचूंगा इस बार आर्टिकल 370 निपटा दूंगा मैं। मैंने बहुत तारीफ सुनी है, आशीष के मुखमंडल से काफ़ी तारीफ सुनी है, तो वो निपटाने का बात। बट मैं जाता हूँ बीके मोदी जी वाले मॉल में, यहाँ पे है सिनेपोलिस। बीके मोदी याद है आपको? स्पाइस, ऑफ कोर्स आई रिमेंबर, स्पाइस हुआ कर है। उनका मॉल है यहाँ पे, मेरे घर के पास है, तो मैं वहीं जाता हूँ। खैर, पीवीआर डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। बिग मार्केट वॉइसेस की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा डायरेक्टर साहब एक बार एक स्टॉक और रख दिएगा। और कोल इंडिया 458 पर थोड़ा सा स्क्वेयरिंग ऑफ हुई है यहाँ पे, और डी लो की तरफ बढ़ता हुआ स्टॉक। कोई खास अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्क करने लायक स्टॉक है नहीं। और एक स्टॉक और देखिए, पॉलीकैब, जो कि हमने परसों तरसों पकड़ा था, एक स्ट्रॉन्ग मूव के लिए ड्यू हो रहा था, बट इट्स 4886, एक डिसेंट क्लोज की तरफ बढ़ रहा है। बट उस दिन जो ट्रेड स्पॉटिंग थी उसमें कम से कम 100 रुपये आपको मिले। प्रशांत, पॉलीकैब पे आपका व्यू क्या बन रहा है इस वक्त? जी वीरू जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक थोड़ा रेजिस्टेंस के करीब बना है, जो ऑलमोस्ट 4900 का लेवल है। तो मुझे लग रहा है क्लोजली ट्रेल करना चाहिए। अभी हम 4885 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 4840, 4840। सो मेरी सलाह सिर्फ होगी कि क्योंकि ये लंबा वीकेंड है, एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स ही कैरी कीजिए। फ्रेश लॉन्ग्स आप 4900 के ऊपर अगले हफ्ते अगर ओपनिंग हो तो डेफिनेटली हाई कॉन्फिडेंस के साथ एंटर कर सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए पॉलीकैब पर व्यू। लेकिन एसजेवीएन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एसजेवीएन में एक अच्छा स्पाइक इस समय देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में करीब 1352 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए कंपनी के हाथ एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है, आया है, और रफली ये 7440 करोड़ के आसपास का ऑर्डर है। इसीलिए स्टॉक में अच्छी स्पाइक देखने को मिली, अच्छी खासी तेजी। रुचित, एक बार चार्ट चेक दीजिए एसजेवीएन का। स्टॉक काफी समय से कंसोलिडेशन फेज में है, बट अच्छी बात ये कि पूरा कंसोलिडेशन उसके सपोर्ट के आसपास ही हो रहा है। सो आई थिंक यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। अगर फ्रेश बाय करना है तो 120 या 119 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है। तो 119 के नीचे स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी की जा सकती है। 133 से 134 के अराउंड के टारगेट्स लेंगे। ओके, तो ये एसजेवीएन में एक अच्छा खासा मौका तेजी का बन रहा है। अच्छा, कुछ देर पहले ड्रेजिंग और बीएमएल के लिए भी अपडेट आ रहा था कि ड्रेजिंग को बीएमएल से ऑर्डर मिला है, तो वो दोनों स्टॉक्स भी रेडार पर होने चाहिए। दीपक शनॉय से हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो खतरा होता है या सबसे बड़ी जो टैक्टिक होती है मार्केट में आपके ग्रीड और फियर को बैलेंस करने की, और उसका फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, ध्यान और सेवा। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि सभी को रोज ध्यान और सप्ताह में एक दिन सेवा जरूर करनी चाहिए। गुरुदेव, एक और चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी थी, हमने स्ट्रेस की बात की, एक और इमोशन जो बिजनेस वर्ल्ड में मैनेज करना होता है वो होता है ग्रीड एंड फियर का। तो ग्रीड एंड फियर के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं कि हमारे, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफ़ी हम काम करते हैं, कि उसमें अगर आप ग्रीड और फियर को मैनेज कर लें तो बाकी सब कुछ मैनेज हो जाएगा। उसके लिए क्या गुरु मंत्र होगा? ध्यान करोगे तो आपका इंट्यूटिव एबिलिटी बढ़ेगी। इंट्यूशन बढ़ता है तो लगेगा कहाँ इन्वेस्ट करने से मुझे मुनाफा मिलेगी, कहाँ करना चाहिए, ये आपको अंदर से सूझेगी। देखिए, हम कहते हैं इनका किस्मत है। कोई कोई व्यक्ति जहाँ हाथ लगाता है वहाँ उसको सक्सेस मिलता जाता है, कोई व्यक्ति जहाँ हाथ लगाता है उसको सक्सेस मिलता है। कोई व्यक्ति जहाँ भी हाथ लगाता है वो डाउन द हिल होने लगता है। इसका कारण क्या है?
कारण यही है कि उनके भीतर जो एक लक फैक्टर है उसको बढ़ाने की तरीका पता नहीं। तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ध्यान करें, सेवा करें। ये दो चीज जीवन में रखें। ओके, कितना टाइम आपको लगता है कि हमें मेडिटेशन और सेवा करनी चाहिए? मेडिटेशन हमें रोज 20 मिनट करें, 20 मिनट करें, काफी है। ओके, और सेवा? सेवा करिए हफ्ते भर में, हाँ। हफ्ते भर में 4-5 घंटे तो रखिए। हफ्ते भर में 4-5 घंटे सेवा रखिए। और सेवा किस लेवल पे की जाए? मतलब हर किसी का लेवल डिफरेंट हो सकता है। हाँ, किसी भी लेवल पर सेवा करें। सेवा करने से अपना जो ग्रीड है वो शांत होता है। ओके। और ध्यान करने से भय दूर हो जाता है। आपका फार्मूला मिल गया। ओके। गुरुदेव, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पर एक बहुत लोग, क्योंकि हम यूथ ओरिएंटेड चैनल भी हैं, ये पूछते हैं कि लाइफ में कैसे इन्वेस्ट किया जाए। हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट करने के क्या गुरु होंगे? लाइफ में इन्वेस्टमेंट करना तो ज्ञान और ज्ञान और सेवा यह आवश्यक है। आपका लाइफ ही एक इन्वेस्टमेंट समझिए, मर्दी से वो इन्वेस्टमेंट पे ऑफ करनी चाहिए आपको। लाइफ में क्या इन्वेस्टमेंट नहीं है, लाइफ इटसेल्फ इज एन इन्वेस्टमेंट समझना चाहिए। और वो पे ऑफ करे तब पे ऑफ हो सकता है जब हम अपना मन को संभालते हैं, बिल्कुल, अपना व्यवहार में कुशलता पाते हैं और समाज के लिए उपयोगी होते हैं। जो व्यक्ति उपयोगी नहीं होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता दिन भर, वो उनका इन्वेस्टमेंट नीचे जाता रहता है। जी हाँ, एक बेहतरीन जीवन शैली कैसी हो उस पर आप श्री श्री रविशंकर जी को सुन रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने कुछ और मुद्दों पे भी इस इंटरव्यू में बातचीत कही। श्री श्री रविशंकर ने कहा कि वो काशी मथुरा के मामले पर मध्यस्थता के लिए भी तैयार हैं। बातचीत में इन मुद्दों का भी शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सकता है। ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल बात हो रही है काशी और मथुरा की, तो क्या इसमें भी आपको लगता है कि मध्यस्थता करके कुछ रास्ता निकालना चाहिए? क्या आप उसमें विलिंग होंगे उस चीज़ के लिए? देखिए, संघर्ष से कोई सही चीज़ें हम निकलती नहीं। संघर्ष आखिरी की बात है। तो समाधान और बैठ के सलाह मशवरा करे, सहयोग से, सहकार से काम हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप इसमें विलिंग होंगे, इसमें मेडिटेट करने के लिए इस मामले में, काशी और मथुरा में? देश का, दुनिया का कोई भी चीज़ हो जिसमें शांति आए, जिसमें लोग प्रसन्न हो, ऐसे किसी भी काम में मैं पीछे नहीं हटता हूँ। हाँ। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। लेकिन आपके हिसाब से हमारा सब वही है, सबका विकास होना चाहिए, सबको जोड़ करके आगे चलना है। इसी में मेरा पूरा है। लेकिन आपके हिसाब से ये मध्यस्थता से ये मामला सुलझाया जा सकता है? अवश्य। मैं तो पूरा इस पे विश्वास करता हूँ। चलिए, हमने देखा है, हुआ। हाँ, नहीं हुआ है, तो इसीलिए एक एग्जाम्पल है हमारे सामने है। तो इसके लिए शायद आगे भी बातचीत करके, जरूर बातचीत से बहुत सारी चीजें सुलझ जाती हैं। श्री श्री रविशंकर ये भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व से भारत की छवि काफी बदली है और इसमें विदेश मंत्री जयशंकर ने भी काफी बड़ी भूमिका निभाई है। गुरुदेव, इस समय भारत की इकोनॉमी वर्ल्ड की सुपर पावर्स में गिनी जा रही है और भारत का डंका हर जगह बज रहा है। आपने तो पूरी दुनिया घूमी है, क्या मेन चेंज आया है पिछले 10 सालों में? नेतृत्व। मोदी जी की नेतृत्व ने देश की छवि बदली है। विदेशों में अवश्य एक बड़ा फर्क हुआ है उसमें। और देखिए, जिस देश में ताकत होता है उसके पास सब लोग आते हैं। वैसे कुदरती ढंग से तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत बड़ा ताकत है, वो तो है, वी आर बिगेस्ट मार्केट। इसके साथ साथ जब हमारी इंडस्ट्रीज, हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारा पॉलिसीज सब बने, उसका बहुत बड़ा फर्क है। हमारा इसमें कंट्रीब्यूशन हमारे फॉरेन मिनिस्टर का भी है। जयशंकर जी भी जिस तरह से ट्रैवल करके लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं और अपना असर्टिव रह रहे हैं। देखिए, असर्टिव होना चाहिए हमें, सॉफ्ट अपने स्पोकन लेकिन असर्टिव नहीं होते हम, फिर वो लड़खड़ा जाते हैं फिर। तो
तो ये क्या मोदी जी का ही नेतृत्व जो बाकी हमारे मूल को हमें सम्मान देना चाहिए। नहीं तो ऐसा लगे कि हम हमेशा लेपापोती करने में लगे हुए रहते हैं, दूसरों को किसी तरह से रिझाने में लगे रहते हैं। हम दूसरों को रिझाने की आवश्यकता नहीं है, अपना दृढ़ता से खड़े हो जाए अपने पांव पर, अपने बल को पहचाने तो दुनिया हमको सम्मान करेगी। या हम किसी की चपलूसी करते रहेंगे, उनके चापलूसी, उनको जाके फुसलाते रहेंगे, फिर उनसे कुछ मांगते रहेंगे, इससे नहीं बनेगी बात। तो मोदी जी को आपने इतने सालों से देखा, 10 साल से प्रधानमंत्री रहे हैं, उससे पहले करीब 12-13 साल वो मुख्यमंत्री थे। ऐसी उनमें क्या खास लीडरशिप स्किल है जिससे ये इतना बड़ा चेंज आया है पिछले इतने सालों में? नहीं तो वो तो बहुत सी उनमें है। एक तो वो कभी हिचकते नहीं, कभी हम रिपीट दिस, ये तो उनमें बहुत बातें हैं। वो तो अपने मूल को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हम जो है वो हम हैं, इस बात पर उनको कोई शर्म नहीं है। देखिए धार्मिक स्थान पर जाते हैं, खुल के जाते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं चुप चुप के कोई जाके पूजा करके आ जाते थे। पहले तो लोग बड़े शर्मिंदा होते थे अपने संस्कृति को लेके, अपने विरासत को लेके, आइडेंटिटी को लेके। मोदी जी कभी ऐसे नहीं करते। फिर वो बड़ा शार्प रखते हैं सब में, उनका ऑब्जर्वेशन और मेहनती है। आई मीन इतना मेहनती प्राइम मिनिस्टर तो शायद, क्योंकि अभी उनकी अप्रूवल रेटिंग्स आई थी, वो भी इस समय ऑल टाइम हाई पर हैं और अभी इलेक्शन दुनिया में ऑल टाइम हाई है। क्योंकि वो इतना मेहनत किए हैं, वो हर चीज पर मेहनत करते हैं। वो ये उनमें बहुत जो है ना खूबी है। अब विदेश में भी सब लोगों से मिलना जुलना सब करना। ये आपको हमने कुछ अंश सुनाए हैं ऐसे बड़े इंटरव्यू के, लेकिन आज 5:57 पर लाइव में श्रीनिवेश जी पूरा इंटरव्यू आप डिटेल में ज़रूर देखिएगा। चलिए मार्केट पर लौटेंगे और हमारे साथ दीपक शनॉय भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इस समय मार्केट को वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं। फटाफट डीलिंग रूम में किन स्टॉक्स की चर्चा हो रही है वो भी एक चेक यतिन से ले लेते हैं। यतिन बताइए किन 2 स्टॉक्स पर नजरें? गुड आफ्टरनून हर्षदा। देखिए 2 स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम में मैक्सिमम चर्चा में है। सबसे पहले ITC, और ये एक स्टॉक है जो भारत 22 ETF की रीबैलेंसिंग जो होने वाली 1-2 हफ्तों में, उसके तहत ये फोकस में है। डीलर्स को लगता है कि स्टॉक में यहाँ से 425 से लेकर 430 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग वीकेंड है, उसके बावजूद डीलर्स BTST की सलाह इस पर्टिकुलर काउंटर में दे रहे हैं। तो ये काउंटर है जहाँ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी भी जारी है। तो ITC एक स्टॉक फोकस में है। दूसरा स्टॉक भी FMCG बास्केट से ही है, वो है पिडिलाइट, और यहाँ आपको ओपन इंटरेस्ट में लगभग 5-6% का तगड़ा अपटिक देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें पिडिलाइट की, तो डीलर्स को लगता है पोजिशनली मार्च सीरीज के लिए ये स्टॉक 3000 तक के लेवल्स पे दिखा सकता है। तो ये एक स्टॉक है जो डीलर्स पोजिशनली अपने क्लाइंट्स को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। स्टॉक्स में दरअसल इस समय डीलिंग रूम में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा आजकल मार्केट में अगर हो रही है तो वो टाटा ग्रुप शेयरों की भी हो रही है। शुक्रिया आते हैं इस अपडेट के लिए। मार्केट बिग वॉइस में आज हमारे साथ है कैपिटल माइंड के दीपक शनॉय। दीपक, गुड आफ्टरनून, सॉरी टू कीप यू वेटिंग। टाटा ग्रुप स्टॉक्स जमकर पोर्टफोलियो में है या फिर अब और खरीदना शुरू करेंगे? अब आई थिंक थोड़े से हमारे पोर्टफोलियो में है, लेकिन आई थिंक ये टाटा सन्स का जो लिस्टिंग है या फिर जो रिसेंटली न्यूज आई थी कि वो जो असम में दे आर टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग अ फैब, इसकी वजह से आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। टाटा सन्स की वजह से आई थिंक टाटा केमिकल्स, फ्यू अदर कंपनीज आर आल्सो रनिंग। इनका आई थिंक यही है कि थोड़ा सा स्पेकुलेशन है कि जब IPO आएगा तो इन कंपनीज को बहुत मतलब होल्डिंग कंपनी इन अ वे अभी तक तो कोई वैल्यूएशन नहीं थी, लेकिन अब वैल्यूएशन आएगी क्योंकि कंपल्सरी लिस्टिंग होगी टाटा सन्स की। तो उस वजह से आई थिंक लोग ये मार्केट ये सोच रहा है कि इसका जो वैल्यूएशन है वो रिफ्लेक्ट करेगा टाटा केमिकल्स के वैल्यूएशन में। एक तरह से 3% अगर टाटा सन्स ओन करता है, करेंटली दे ओन 3% ऑफ टाटा सन्स, तो टाटा सन्स का जो लिस्टिंग होगी वो शायद 10 लाख करोड़ के करीब आई थिंक उनकी वैल्यूएशन होगी जब लिस्ट होगी अप्रोक्सीमेटली, अगर देखा जाए तो। और उस पर अगर आप होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट भी लगा दें तो रफली 20-25% टाटा केमिकल्स में सिर्फ होल्डिंग कंपनी के मतलब शेयर्स की वैल्यू की लाइक कीमत उनके वैल्यूएशन में आ जाएगी।
तो आई थिंक उसकी वजह से भी शेयर प्राइस बढ़ने लगे हैं। हम भी इसको एनालाइज कर रहे हैं, अभी तक हमने कोई एक्शन नहीं लिया है एटलीस्ट टाटा केमिकल्स में, पर आई थिंक और न्यूज़ थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट भी करना पड़ेगा किस तरह से वैल्यू आएगी। अब ये इनफैक्ट एक बड़ी डेवलपिंग स्टोरी रहेगी जिस पर बाजार बार बार लौट कर आएगा, कंसिडरिंग शायद 2025 तक वो आईपीओ आ सकता है सितंबर के महीने में। सो वी हैव लॉट ऑफ टाइम टू ड्वेल ऑन दैट। लेकिन एक चीज जिसको लेकर थोड़ी सी चिंता बढ़ गई है कि एनबीएफसीज पर एक के बाद एक आरबीआई काफी सख्त निर्देश देने लगा है। ये ऑफ कोर्स शुरुआत हुई थी पेटीएम के साथ, लेकिन पेटीएम वाला हिस्सा अलग था। लेकिन जो जेएम फाइनेंशियल के साथ हुआ, जो आईएफएल फाइनेंस के साथ हुआ, क्या आपको लग रहा है थोड़ी सी the painful situation, I don't know if that's the right word to look at it, लेकिन थोड़ी सी दुविधा में रह सकते हैं निवेशक कि एनबीएफसीज में अगली गाज किस पर गिरेगी? आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस पॉकेट को? तो अभी तो आई थिंक हमें ये लगा था एक्चुअली पहले साल के पहले में कि देखो इंटरेस्ट रेट्स जब रिलेटिवली हाई रहे हैं कंपैरेटिवली, और यूएस में इंटरेस्ट रेट्स अभी घटे नहीं है, तो इंडिया में घटने के कम चांसेस हैं जब तक कि यूएस ना चेंज करे अपना पॉलिसी। तो उसकी वजह से थोड़ा सा फाइनेंशियल सेक्टर में वैसे भी आई थिंक थोड़ी सी मार्जिन्स कम, कॉन्ट्रैक्शन और फिर कंपटीशन बढ़ने की वजह से एनपीएस भी थोड़े आ सकते हैं। लेकिन अभी जो हुआ है वो रेगुलेटरी सिचुएशन ऐसा है कि जो काफी पास्ट में जो प्रैक्टिसेस नॉर्मल रहे हैं लोगों के, आई थिंक उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कुछ जो चीजें हैं इसमें उसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं। इसकी वजह से वो वार्निंग्स देते थे पहले कंपनीज को, अब तो उन्होंने बस ऑलमोस्ट शायद थोड़े से वार्निंग्स के बाद भी उन्होंने बिजनेस रोकने को कहा है कंपनीज को। आईएफएल में तो गोल्ड लोन का इशू था कि उन्होंने कहा कि देखो आप जब लोन देते हो तो आप कहते हो कि इतने ग्राम है गोल्ड की, इतनी प्योरिटी है, लेकिन जब अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो आप उसको बेचने जाते हो तो उसकी कम प्योरिटी होती है या फिर उसका कम वेट होता है। तो इस डिस्क्रिपेंसी को मतलब कोई कुछ तरीका होना चाहिए कि उसको कम किया जाए। आई थिंक दैट कैन बी सॉल्व्ड ओवर द टाइम बाय पुटिंग सम प्रोसेसेस, लेकिन अभी टाइम लगेगा उसको फिक्स करने में। और जेएम फाइनेंस में जो हुआ है वो काफी आई थिंक पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि आईपीओ फाइनेंसिंग जो है बहुत ज्यादा मतलब हमारे मार्केट में इम्पैक्ट करती है। वो लोग ये 100x 200x 200 टाइम्स 200 मतलब 200 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग ही नहीं रहा ऑनेस्टली, कि अगर कोई 50 करोड़ की कंपनी है जो एमएसएमई सेक्टर में हुआ करती थी, 50 करोड़ का जो आईपीओ है उसमें 5-10 हजार करोड़ के सब्सक्रिप्शन आते थे। ये क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन उसके पैसे बैंक अकाउंट में होना जरूरी है। तो एनबीएफसी पहले से, बहुत पहले से, रिलायंस पावर और उसके पहले से भी यही करती थी कि फाइनेंस करती थी कि देखियो आपको सिर्फ 4 दिन रखने हैं तो मैं आपको 100 करोड़ का लोन दे देता हूँ, 10 करोड़ का लोन दे देता हूँ। आपकी क्षमता नहीं है उस लोन लेने की या उसको पे करने की, लेकिन ये एनबीएफसी लोन देते थे इसलिए कि 4 ही दिन का लोन हुआ करता था, और उस 10 करोड़ के लोन में आपको एक्चुअली मिलेंगे सिर्फ 10 लाख के शेयर। तो आपको चाहिए भी थे सिर्फ 10 लाख के शेयर, इसलिए आप 10 करोड़ का आप बिड लगाते थे ताकि आपको 1% उसका मिल जाए। आई थिंक आरबीआई ने जो तरीका और जो बोला भी है वो शायद अलग है इस कहने की कि ये चीज ठीक नहीं है, पर आई थिंक इस सिस्टम में रिस्क हो सकता है इसकी वजह से कि आप इतना ज्यादा लोन देते हो और सिर्फ आप कहते हो कि सिर्फ 4 दिन के लिए और आप कंट्रोल करते हो उस पैसे को। तो ये भी बात मतलब वो सिस्टम के लिए ठीक नहीं है ये बात। आई थिंक आई एग्री विद दैट। लेकिन मुझे ये लगता है कि सिस्टमैटिक क्लैरिटी होनी चाहिए कि सिर्फ एक प्लेयर को ना बोलें, आप सबको बोलें। दीपक जी, बात तो हुई अभी एनबीएफसी की और आरबीआई के एक्शन की। एक मंत्रणा और एक डिस्कशन पिछले कुछ समय से, लास्ट वीक से चल रहा है रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड एक्सपोजर एंड स्कीम्स डेडिकेटेड टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अभी इन सब चीज़ों के बीच में आपको क्या राय क्या देंगे हमारे व्यूअर्स को? कुछ समय के लिए मिड कैप्स और स्मॉल कैप और जिस वैल्यूएशंस पे वो ट्रेड कर रहे हैं थोड़ा दूर रहें, लार्ज कैप पे फोकस करें, और लार्ज कैप में लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स को देखने के बाद आपको स्पेस कहाँ नजर आ रहा है चेज करने लायक? तो एक्चुअली सच कहूँ तो यही है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में जितना स्टॉक प्राइस उनके जो स्टॉक प्राइसेस में जितने स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़े, दाम बढ़े हैं, उतनी आप अगर 3 या 4 साल पहले से देखो तो उनकी अर्निंग्स भी उतनी बढ़ी।
कोविड से पहले को देखो आप 2019 से अब तक स्मॉल कैप की अर्निंग्स जनरली जो स्टॉक्स नंबर 250 to 500, आप पहले 100 तो लार्ज कैप हो गए, 100 से 250 तक मिड कैप हो गए और 250 से 500 तक स्मॉल कैप हो गए। तो जो स्मॉल कैप कंपनीज आप देखिए 2019 से अब तक 3 गुना उनका इंक्रीज हुआ है स्टॉक प्राइस। आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा, पर अर्निंग्स भी 3x इंक्रीज हुई उसी टाइम फ्रेम में। मिड कैप में ढाई गुना इंक्रीज हुआ है 2019 से, और अर्निंग्स भी उतने इंक्रीज हुए हैं। तो मुझे ये नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा मतलब ओवर वैल्यूएशन का समय है ओवरऑल, बट ये जरूर है कि कुछ स्टॉक्स बहुत ज्यादा फ्रॉथी है, ओवर वैल्यूड है, इसलिए क्योंकि लोग समझते हैं कि चमत्कार हो जाएगा। जैसे अभी समझ लीजिए टाटा कंपनीज जो शेयर बढ़ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आईपीओ होगा नेक्स्ट ईयर, और किस तरह से होगा इसका कोई गारंटी नहीं है कि आईपीओ होगा ही होगा। कुछ देर भी आ सकती है, कुछ चेंज भी हो सकता है उससे पहले। लेकिन इस तरह से आई थिंक कुछ कंपनी ऐसे हैं जो स्मॉल कैप्स हैं, जो न्यूज के कारण आई थिंक काफी ज्यादा उनका प्राइस बढ़ गया है। तो आई थिंक उसकी वजह से अभी थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। अगर सभी बोलती है कि आप इसको म्यूचुअल फंड्स में वार्निंग दे रही है कि अच्छा अगर मार्केट गिर गया तो आप निकल नहीं पाओगे इन स्टॉक से, ये बिल्कुल सही है इन द सेंस कि आपको कुछ लिक्विडिटी रखने की जरूरत है। लेकिन बहुत सारे जो बड़े लार्ज कैप फंड्स हैं उन्होंने लिक्विडिटी के लिए लार्ज कैप्स लेके रखे हुए हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आपको अगर ये डर है कि मार्केट गिर जाएगा तो स्मॉल, लार्ज और मिड इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। गिरेंगे तो सब गिरेंगे। आप शायद मैं किसी को ऐसा नहीं जानता जो कहता है कि मैं 10 रुपए खोने को तैयार हूं बट 15 रुपए खोने को तैयार नहीं हूं। लोग जो डरते हैं वो 10 रुपए खोने से भी डरते हैं। तो अगर आप डरोगे तो आई थिंक आपको लार्ज कैप में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बैलेंस रखना चाहिए कि आपके पास थोड़े से हर मार्केट कैप में और हर अपॉर्चुनिटी के लिए हो। और अगर आपके मिड कैप्स और लार्ज कैप्स इतने ज्यादा हो गए कि आपके पास कुछ लार्ज कैप बचे ही नहीं है, तो शायद ये टाइम है थोड़ा सा रीबैलेंस करने का। बट ये नहीं कहूंगा कि आप बस इसलिए निकलो क्योंकि मार्केट ऊपर गया है बस। दीपक, एक स्पेस जहां पर मैं अनफॉर्चुनेटली सारी नेगेटिव न्यूज़ पर ही आपको सवाल पूछ रही हूं, लेकिन जहां पर चिंता है वो आपके सामने सवाल रख रही हूं। ये एमजीएल आईजीएल की जो कल धुलाई हुई, आज पीएनजीआरबी के एक शख्स ने कहा है कि देखिए हम प्रॉफिटेबिलिटी कितनी ये कंपनियां अचीव कर रही हैं, कितने प्रॉफिट्स इनके हाथ में हैं, कितना कस्टमर को ये बेनिफिट्स पास ऑन कर रहे हैं, उसकी कड़ी जाँच करेंगे। मार्जिन 10% कमाए उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। ये कुछ ज्यादा हस्तक्षेप नहीं हो गया का फिर से, आई डोंट नो, सरकार की तरफ से या रेगुलेटर की तरफ से? और फिर क्या रुझान रहेगा इन कंपनियों में? आई थिंक ऑनेस्टली रुझाव तो यही है कि कंपटीशन बने। अगर ये इन कंपनीज को एरियाज दिए गए थे और उन एरियाज को उन्हें बोला गया था कि आपकी मोनोपोली हो, तो ये भी होगा तो कि अगर आप मोनोपोली या फिर आप प्राइमरी कंपनी हो उस सेक्टर में, तो आपके ऊपर रेगुलेशन जरूर आएंगे। यही होता है कि बैंक्स भी ऐसे हैं, बैंक्स में भी कंपटीशन रिलेटिवली कम ही है कंपैरिजन में। तो आरबीआई उन बैंकों को बोलती है कि आप एनईएफटी फ्री दो, आप आरटीजीएस फ्री में दो। ये रेगुलेटरी ओवरसाइट बिल्कुल हर सेक्टर में आएगा जहां पे मोनोपोली, ऑलमोस्ट मोनोपोली के जैसे माहौल हो। और अगर कंपटीशन आ जाता है तो ये कंपनीज ऑटोमेटिकली उनकी मार्जिन 10% ही रहेंगी, क्योंकि कंपटीशन प्राइस कम करके मार्जिन कम करा देगा सबके। तो आई थिंक वो जरूरी है हमें नोट करना कि आप अगर इतने प्रॉफिटेबल हो और आप मोनोपोली हो तो डेफिनेटली गवर्नमेंट आएगी, और उसी में आएगी जहां पे रिच एंड पुअर दोनों पार्टिसिपेट करें। क्योंकि अगर आप सिर्फ रिच लोगों को कुछ बेचते हो, जैसे एप्पल है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप 80,000 का फोन दो, 2 लाख का फोन दो, 10 लाख का फोन दो, बहुत कम लोग यूज करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि फोन मैन्युफैक्चरर्स एक साथ मिल जाए और बोले कि सबके फोन 20,000 रुपए के होंगे, एंड्रॉइड के भी, तब गवर्नमेंट बिल्कुल आ जाएगी और कहेगी कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आई थिंक दैट वुड बी द लीडिंग फिलोसफी कि अगर मार्केट में कोई भी मोनोपोली है तो मोनोपोली का माहौल आप सिर्फ 2-3 साल तक चला सकते हो, फिर गवर्नमेंट आ ही जाएगी रेगुलेटरी की वजह से। तो आपको वैल्यूएशन भी उतने ज्यादा नहीं देने चाहिए शायद। आई थिंक मार्केट ये सीख रही है, वो नॉर्मल है, हर साइकिल में यही होता है कि लोग, आईआरसीटीसी को देख लीजिए, एक बार ये हुआ था
कि 20 रुपए पर टिकट कमा रही थी, और IRCTC तो सिंगल एजेंसी है जहां से आप टिकट बुक कर सकते हो रेलवेज की, उस हिसाब से वो मोनोपोली थी। एंड में गवर्नमेंट ने आके कहा कि आप 20 रुपए कमा रहे हो, 10 रुपए आप प्लीज रेलवेज को दो, तो ऑटोमेटिकली उनकी अर्निंग्स उस कॉन्टेक्स्ट में हाफ हो गई। तो ये तो आई थिंक पहले भी देखा है हमने और आगे भी देखने को मिलेगा। तो ये शायद बस एक रिमाइंडर है कि हर कोई अनलिमिटेड प्रॉफिट तो नहीं कमाने दिया जाएगा उसको। सतर्क रहना चाहिए, मेरे ख्याल में MGL को ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मुनाफा और मार्जिन्स कमा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। थैंक यू, यू टू, थैंक यू। चलिए, अब ये मार्केट बिग वॉइस में हमने कई अलग अलग मुद्दों पर राय ली, लेकिन आते हैं BTST या फिर STBT ट्रेड्स पर। हमारे जानकार क्या आइडेंटिफाई करके बैठे हैं, कविता जी बताइए, तेजी या मंदी? या सुहासदा जी, तेजी ही, और जो ब्रेकआउट में देख रही हूँ वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है। 216 के लेवल को ये आज सरपास कर पाया है। मुझे लग रहा है 219, 220 की तरफ ये काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है। सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर आप एक BTST ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 211 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मानस, आपका ट्रेड? तो वीरेन जी, ITC को लेके ही जाएंगे क्योंकि बेस बन गया है, 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रिगेन किया है। तो ITC के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी 410 के स्टॉप लॉस से 425 के टारगेट के लिए। ओके, ITC में एक ट्रेड मानस कैरी करेंगे। रुचित, आपका ट्रेड? चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में खरीदारी की सलाह रहेगी। सो आज जो बुलिश कैंडल हमने देखी है उसमें अगर वॉल्यूम्स देखे तो पिछले कुछ दिनों के सेलिंग में जितने वॉल्यूम्स उससे हुए थे उससे कई बेहतर वॉल्यूम्स के साथ ये प्राइस अप मूव है। सो ओवरसोल्ड भी है, तो आई थिंक एक पुलबैक मूव डेफिनेटली और एक्सटेंड होना चाहिए आने वाले हफ्ते में। तो करंट लेवल्स पे 1040 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करके जाए 1130 से 1140 के टारगेट रेंज के लिए। ओके, चोला इन्वेस्टमेंट। और प्रशांत, आपका ट्रेड? जी वीरू जी, मुझे इंडस टावर काफी अच्छा लग रहा है, करीबन 255 के जस्ट इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 245, 245। इसका टारगेट स्ट्रेट होगा 280, 280 का। इंडस टावर में एक मौका, करीब आधे % की तेजी है, लेकिन ये कैरी कर सकते हैं आप ट्रेड अगले सत्र के लिए। चलिए, फटाफट से अब खिलाड़ी नंबर 1 के विजेता से बात कर लेते हैं। ये हफ्ता थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था मार्केट के लिए। एक नया खिलाड़ी जुड़ा हमारे साथ, सोनी पटनायक। पहले रिटर्न्स अच्छे थे लेकिन एक दो स्टॉक्स जमे नहीं, तो वो पिछड़ती हुई करीब -6% के रिटर्न्स इनके हो गए। लेकिन कांटे की टक्कर आशीष कयाल और अमित त्रिवेदी के बीच थी। सुबह में अमित लीड कर रहे थे लेकिन बाजी मार ली आशीष कयाल ने 2.75% के रिटर्न्स के साथ, और अमित त्रिवेदी 2.58% के रिटर्न्स पर। कांग्रेचुलेशंस आशीष, एक बार फिर आप विजेता साबित हुए हैं। क्या आपने गिना है कि कितने दफा आपने खिलाड़ी नंबर 1 जीता? आई थिंक एवरी अपीयरेंस हैज बीन अ विनिंग अपीयरेंस। यस, बिल्कुल। देखिए, खिलाड़ी नंबर 1 पे करीबन मेरे ख्याल से 20-25 बार तो हो चुके, ये काउंट तो रखी नहीं है मैंने, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव विन्स भी काफी बार लिए मैंने, करीबन 3-4 बार तो कॉन्जिक्यूटिव 3-3 बार जीता भी हो। हाँ। तो काउंट मेरे ख्याल से 20 से 25 बार होना चाहिए। ये मे बी 26th विन हो सकता है शायद। एक काउंट मुझे रखना चाहिए था। ये आज इस मुकाम पे आके लगता है कि एक काउंट तो रखना चाहिए था, लेकिन क्या, ठीक है, जो भी है। बहुत टक्कर की वीक थी यहाँ पर। पैसा कमाना आसान नहीं था, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी नहीं था, बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं बन पाए, क्योंकि पिछले अगर आपने देखा होगा खिलाड़ी नंबर 1 में करीबन 15%, 20% रिटर्न्स भी बनाए हैं, लेकिन इस टाइम थोड़ा सा मुश्किल था, फिर भी जीते, वो बहुत अच्छी बात है। अब ट्रेड आपने पिक किए हैं, जो भी मिला, लेकिन कोई ट्रेड इनमें से जो आप अगले हफ्ते के लिए कैरी करेंगे? अगले हफ्ते के लिए जो कैरी करेंगे उसमें से अवंती फीड्स एक ऐसा ट्रेड है जो कि बहुत ही अच्छा मूव दिया है और अभी भी कैरी किया जा सकता है। मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में देखे तो जेंसा टेक्नोलॉजी एक नया स्टॉक है जो मेरे रडार पे था, जो मुझे देना था, लेकिन मार्केट थोड़ा सा सहमा हुआ सा लग रहा था, आज के दिन में सीमित दायरे में था, इसलिए मैंने अवॉइड किया। लेकिन ओवरऑल चुनिंदा स्टॉक्स में मिड कैप में अभी भी बज है, लेकिन स्टॉक सिलेक्शन मुश्किल होगा आने वाले वीक में, इतना आसान नहीं होगा ऐसा लगता है मुझे। मुश्किल हो सकता है, लेकिन अवंती फीड्स जैसे काउंटर्स, एंसर जैसे काउंटर्स पर नजरें होनी चाहिए। शुक्रिया एंड गुड लक टू यू। इस बीच टाटा पावर, वीरू, इसका हम जिक्र कर रहे थे मार्केट शो की शुरुआत में और इनफैक्ट आज सुबह में भी,
और खबर आ गई है। दरअसल MERC जो रेगुलेटर है उन्होंने टाटा पावर को टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, इसीलिए वो स्टॉक आज अच्छी तेजी में। जी हाँ, आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ गैस था यहाँ पर हर्षदा, वरना एक दिन में इतना वाइल्ड स्विंग। और टाटा पावर आपकी स्क्रीन पे 429 ऑल टाइम हाई क्लोज पर ये टाटा पावर। इससे पहले कि मैं हर्षदा के पास वॉल पे जाऊँ, मैं एक थोड़ा सा मार्केट्स ब्रेथ दिखाता हूँ आपकी स्क्रीन पे। ब्रेथ ठीक थी, बट क्या था, इट वॉज एक्सपायरी डे फॉर निफ्टी, एक सब्सटेंशियल मूव के बाद जो हम कल देख चुके थे। ऑप्शन राइटर्स ने ग्रिप किया। और प्लीज़ एक बार ज़रा ब्रेथ ले आइए, फिर हर्षदा के पास चलेंगे। जिसे कहते हैं आई मीन इवनली पॉइज्ड, बिल्कुल अगर आप देखें बटी हुई बराबर स्वरूप में। 60 एडवांसेस, डिक्लाइंस, आई मीन शॉर्ट कवरिंग 41, शॉर्ट 59 और लॉन्ग 22। आपकी स्क्रीन पे टाटा केमिकल्स, स्टार ऑफ द डे, टाटा पावर, टाटा कंज्यूमर, टाटा स्टील। ऐसा लग रहा है आज स्लाइड बनी ही टाटा समूह के लिए है। और श्रीराम फाइनेंस, उसके बाद चोला, जी एंटरटेनमेंट, चंबल फर्टिलाइजर्स, ओरेकल फाइनेंशियल्स, बायोकॉन में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग थी। स्विंग अच्छे मिले, वाइल्ड स्विंग थे। आई मीन डेरिवेटिव स्टॉक्स में 5% के एवरेज स्विंग। आई थिंक बाजार में स्विंग अच्छा है। और M&M खबर का इम्पैक्ट, अपोलो टायर्स, बॉश, रिलायंस, HPCL बैकफुट पे शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग, BPCL में, संवर्धन में, IOC में, मनप्पुरम फाइनेंस और महाराष्ट्र ये महानगर गैस में, माफ़ कीजिएगा, और ITC जो हमने कार्यक्रम के शुरू में मार्क किया था एट 412 इज़ अ डे हाई। और ये ITC का क्लोज आ रहा है हर्षदा 9 फरवरी के बाद हाईएस्ट क्लस्टर पे। ओवर टू यू हर्षदा। जी हाँ बीरू, एक जोरदार सत्र इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए। भले ही मार्केट अपने उन हाईज पर आज क्लोज नहीं दिखा रहा है, लेकिन अच्छी तेजी बनती दिखाई दी। हम 22,525 तक पहुंचे थे, लेकिन फाइनली जो क्लोज आ रहा है एकदम फ्लैट क्लोज है, सिर्फ 9 पॉइंट की बढ़त। निफ्टी बैंक आज थोड़ा सा डीरेल होता हुआ जाते जाते करीब 200 पॉइंट का नुकसान आ गया, 180-75 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। IT थोड़ा शांत था, 55 अंकों की बढ़त यहाँ पर। मिड कैप्स फॉर्म में थे, लेकिन बीच में आपको याद होगा 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी दिखा रहा था मिड कैप इंडेक्स। फाइनल क्लोज आ रहा है करीब 64.2 पर। तो बेसिकली क्रक्स ये है कि आज अच्छी खासी पोजीशंस बीच में इंट्राडे में खूब एंजॉय की है। जाते जाते लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि हम 3 दिन मार्केट से बाहर होंगे, ग्लोबल मार्केट के क्यूज नहीं पचा पाएंगे। निफ्टी बैंक आज का ड्रैगर रहा है, वहां ऑटो इंडेक्स, CPSE फ्लैट रहा। ऑयल एंड गैस में हमने देखा आज करेक्शन रहा। करेक्शन बेसिकली क्योंकि रिलायंस जैसे काउंटर्स, BPCL जैसे काउंटर्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली। निफ्टी फाइनेंशियल्स भी एकदम सपाट क्लोज दिखा रहा है। PSU इंडेक्स में भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ। IT जहां से कल जोश था, एकदम शांत क्लोज है। FMCG स्पेस में हमने देखा 550 पॉइंट की तेजी। टाटा कंज्यूमर जैसे काउंटर्स, ITC जैसे काउंटर्स का एक बड़ा योगदान रहा है। और मेटल्स में स्टील स्टॉक्स ने इनफैक्ट फ्लेवर बनाया तेजी की तरफ। आज कैपिटल गुड्स में L&T जैसे स्टॉक्स जमे हैं, इसीलिए वो इंडेक्स भी करीब 1% की तेजी दिखा रहा है। ये सेक्टोरल स्थिति हुई। अब आपके लिए लेकर आते हैं वो इंडिविजुअल स्टॉक्स जहां पर आज सबसे ज्यादा एक्शन रहा। और इनफैक्ट आज ही नहीं, इस पूरे हफ्ते टाटा और सिर्फ टाटा आपने सुना होगा। तो टाटा कंज्यूमर 3.5% ऊपर, टाटा मोटर्स 2% ऊपर, TCS में 1% का मूव देखने को मिला है आज। ये वो टाटा ग्रुप की कंपनियां हैं जहां पर तेजी बनती दिखाई दी। हालांकि आज TCS ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो दूसरे काउंटर्स मिड कैप वाले आपको बाद में दिखाएंगे। दूसरी तेजी के अंश क्या रहे, बजाज ऑटो, UPL जैसे काउंटर्स, बजाज फाइनेंस में अच्छी तेजी रही, 1% ऊपर L&T जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। HUL, हीरो, ये सब स्टॉक्स से जहां पर खरीदारी बनी है। बैंकों में इंडसइंड बैंक फेवर में था, लेकिन ICICI बैंक का ज्यादा साथ नहीं, ना ही एक्सिस का साथ मिला है आज। और कोटक भी आज कुछ मुनाफा वसूली कर रहा था। HDFC एकदम फ्लैट क्लोज दिखाता हुआ। ये है फिलहाल आज आपके लिए क्लोजिंग। 22,481 पर इंडेक्स जाकर टिका है। ओवर द वीक कौन से गेनर्स रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। और एक दफा टाटा केमिकल्स का भी शेयर दिखा दीजिए, क्योंकि पिछले 3 सत्रों में लगातार हर रोज इसमें गेन्स देखने को मिले। एक और सत्र जहां पर हमने देखा है डबल डिजिट इजाफा, करीब 11% की तेजी। इस हफ्ते के दिग्गज बजाज ऑटो 10% ऊपर, भारती एयरटेल 6% ऊपर और टाटा मोटर्स जहां पर हमने देखा अच्छी तेजी बनती दिखाई दी। टाटा कंज्यूमर 5% के गेन, सन फार्मा, NTPC ये दूसरे स्टॉक्स रहे हैं जो इस हफ्ते आउट परफॉर्म कर रहे थे। लूजिंग एंड पर M&M, लेकिन लार्जली वो ब्लॉक की वजह से। अदानी एंटरप्राइजेज, अल्ट्राटेक में भी हमने देखा है कुछ ऊपरी लेवल्स पर आज मुनाफा वसूली या फिर इस हफ्ते मुनाफा वसूली देखने को मिली है। इन्फोसिस, आयशा, बजाज फाइनेंस दूसरे दरअसल कमजोर कड़ियां थी इस मार्केट की।
इस हफ्ते। मिड कैप साइड पर अगर आप देखेंगे तो ऑफकोर्स टाटा ग्रुप में टाटा केमिकल्स का नाम सबसे आगे होगा। वो एक आउट परफॉर्मर, आउटलायर रहा है इस पूरे हफ्ते का। कुल मिलाकर आज का क्लोज आप कह सकते हैं थोड़ा फ्लैट है, लेकिन पॉजिटिव ही कहें क्योंकि हम डे हाई से ज़्यादा दूर नहीं, 22,493 के आसपास क्लोज दिखाते हुए और उतर रहे हैं हम 3 दिन के वीकेंड में। फटाफट से देख लेते हैं नीरज और आशीष के बीच का मुकाबला, वहां पर रिटर्न्स क्या बने, किस तरह की यहां पर कमाई बनी है, किन स्टॉक्स में बनी है। वो डेटा पॉइंट्स भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। नीरज और आशीष ने किस तरह का परफॉर्मेंस आज दिखाया है ये देखिए। नीरज का M&M शॉर्ट साइड पर था, मेक मनी ऑर्गेनिक्स, जीपीटी इंफ्रा और BL तेजी वाले ट्रेड से जहां पर इन्होंने सबसे ज्यादा कमाई की। आशीष के लिए क्या चला है, इसमें गुजरात टूल रूम, NLC इंडिया दबाव में, वो OFS खुला है, LG बाला और RBL जैसे स्टॉक से जहां पर कुछ खरीदारी के अंश जरूर देखने को मिले हैं। वीरू जी हाँ, तो ये हफ्ता बेहद शानदार रहा और निफ्टी पे हम इन मात्र 4 सेशन के छोटे से हफ्ते में ऑल टाइम हाई लेकर जा रहे हैं और निफ्टी IT ने एक पुलबैक की गुंजाइश तलाशी, भले ही बहुत स्ट्रॉन्ग पुलबैक के साथ सस्टेन नहीं कर पाया, बट सेटिस्फैक्ट्री अगर आप देखें तो ये हफ्ता रहा। हाँ, मिड कैप्स और स्मॉल कैप में कुछ चिंताएं थी। अगले हफ्ते फिर यानी 3 दिन की छुट्टियों के बाद आपसे एक बार फिर होगी मुलाकात। और हर्षता, अगर इस हफ्ते के अंत में अगर मैं एक शब्द से इस कार्यक्रम का अंत करूं तो गलत ना होगा, टाटा। जी हाँ वीरू, टाटा और फिर सोमवार को मिलेंगे। नमस्कार।